क्या कोरोना कंट्रोल में है? हुकूमती कारकर्दगी कैसी है? क्या स्कूल खोले तो बच्चों को भेजेंगे? कोरोना वायरस पर पाकिस्तानियों की राय क्या है? गैलप सर्वे पर होगी प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू। केपी में कोरोना के मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। एक दिन में 30 से 40% मरीज रिकवर। फॉर्मूला क्या है, जानिए प्रोफेसर डॉक्टर जियाउल हक से कुछ ही देर में। अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं गुड मॉर्निंग कह सकता हूं? कराची का कोई भी शख्स आज सुबह किसी को गुड मॉर्निंग कह सकता है? चलिए इस पर डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। रात भर बिजली नहीं होती और दिन में आंखों के सामने यूं अंधेरा होता है क्योंकि दिन में भी बिजली नहीं होती। लोग परेशान हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं, वो सुरजानी टाउन हो, नॉर्थ कराची हो, फेडरल बी एरिया हो, गुलिस्तान जौहर हो, यूनिवर्सिटी रोड, उसके आसपास के इलाके हों। इसके अलावा अगर हम बात करें PCHS के मुख्तलिफ ब्लॉक्स की, तारिक रोड की, डिफेंस की, क्लिफ्टन की, कराची का कोई एरिया है कि जहां पर के इलेक्ट्रिक के सारिफीन इनको दुआ दे रहे हो? यहां पर अभी शोएब कह रहे थे कि कराची का जो के इलेक्ट्रिक का सारिफ है वो रुस्वा हो रहा है, लेकिन बिजली न देने की वजह से बदनाम के इलेक्ट्रिक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं है किरण, जितना मर्जी सवाल कर लो, आगे से जवाब उनके पास एक ही है, दैट टू इज रिकॉर्डेड वन। जब भी कोई सारिफ उन्हें कॉल करता है वो कहते हैं अपना 13 डिजिट का अकाउंट नंबर डालिए और जवाब आता है टेक्निकल मसला है जनाब, इसको हम हल कर रहे हैं। ये कौन सा टेक्निकल मसला है भाई? ये दिमागी मसला है आपका, ये जान के आप तंग कर रहे हैं आवाम को। ये कौन सा मसला है जो 6-8 घंटे ठीक नहीं होता? ठीक होता है तो आधे घंटे के लिए होता है। 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे कहीं पर बिजली आए तो जरा सोचिए जहां पर बच्चे हों वहां पर क्या हालात होंगे। अगर UPS लगा हो जवाब दे जाता है, जनरेटर पूरा दिन कोई चला नहीं सकता। और जहां पर जनरेटर और UPS नहीं है और वहां पर अगर बच्चे हैं और वो अगर 2nd, 3rd, 4th, 5th फ्लोर पर रहते हैं किरण, तो वो पसीने में शराबूर जब सोते हैं, एक बाप एक माँ पर क्या गुजरती है आप भी जरा सोचिए। अच्छा देखिए, आप बच्चों की बुजुर्गों की बात कर रहे हैं ना, घरों की बात कर रहे हैं। हाल ये कि स्ट्रीट लाइट्स तक बंद हो रही हैं। जहां ऐसी सिचुएशन हो कि आपका स्ट्रीट क्रिमिनल से कोरोना के दिनों में भी दामन न छूटे, वहां पर स्ट्रीट लाइट्स को बंद किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक गैस मिकदार और फर्नेस ऑयल की फराहमी ये मसला बनी हुई है। इसमें बेहतरी ना आई तो लोड शेडिंग के ये सिलसिले यूं ही चलते रहेंगे, इसका दौरानिया बढ़ता रहेगा। अब सवाल ये है कि अरबों रुपए माहाना जो आप कमाते हैं, इसके बावजूद भी बिजली की पैदावार आप भला क्यों नहीं बढ़ाते हैं? क्यों अपने मामलात को ठीक नहीं करते हैं? क्यों पूरे शहर को सता रहे हैं? और किरण फिर लोग सही सवाल करते हैं, कि क्या आपका गठजोड़ तो नहीं है UPS और जनरेटर वालों से, उन कंपनी से? कहीं आप उनसे कमाते तो नहीं है? क्योंकि हर साल एक खास पीरियड में लाजमी ऐसा होता है जब इतना तंग किया जाता है कराची के शहरों को कि कराची का हर शहरी ये सोचता है, कोशिश करता है कि वो जिस तरह भी सही जेब काट कर UPS ले, जनरेटर ले, लेकिन ये हल नहीं है। जब आप भारी बिल भेज सकते हैं, जब आप सारिफ से कमा सकते हैं, सारिफ को फैसिलिटेट करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अब सवाल होता है कि इलेक्ट्रिक से जिस तरह के 2 रोज पहले खत लिखते हैं किरण, वो उस पर हम बात डिटेल से करेंगे खत पर। लेकिन किरण जब ये कहते हैं जी हमारे पास खुशखबरी है, यानी सारिफ यहां पर इस गर्मी से मर रहे हैं और जवाब आ रहा है हमारे पास खुशखबरी है कि फर्नेस ऑयल पर बैन हट जाएगा, थोड़ा सब्र कर लीजिए और मसला हल हो जाएगा। भाई ये मसला आज का नहीं है, ये मसला पुराना है। इस साल भी यही हो रहा है। ये गर्मी यानी ये एक तो इम्तिहान है और ज़ाहिर है कोरोना की वजह से बहुत से लोग घरों में इस वक्त आइसोलेशन में, उस पर हमने डिटेल से बात की थी। एट द सेम टाइम जब एडवाइजरी ये हो कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें तो कैसे घरों में रहें? कराची इसके डायनामिक्स आप भी समझते हैं, कंक्रीट का ये जंगल है यहाँ पर, और यहाँ पर जिस तरह हाई राइजेस हैं, यहाँ पर घर के अंदर रहना मुश्किल हो जाता है अगर लाइट ना आ रही हो। कराची के शहरियों के लिए ये गर्मी एक ऐसा इम्तिहान बनकर आई है जिस पर जितनी बात की जाए कम है। शहर के मुख्तलिफ इलाके के बजाय मैं कहता हूँ पूरा शहर इस वक्त ऐसा है जहाँ पर बिजली घंटों घंटों गायब रहती है, यानी 24 घंटों में से कोई 1, 2, 3 घंटे बिजली आ गई तो बड़ी बात है। और कारोबारी इलाकों में दुकानदार और ताजिर बिजली चली जाने की सूरत में क्या करते हैं? ये भी सवाल है। ये भी सवाल है किरण। वैसे तो जाहिर है बहुत से इलाकों में लॉकडाउन है और मार्केट्स बंद है, लेकिन जो मार्केट्स खुली हुई हैं या जो फिर भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो परेशान है, मुतासिर हैं। खुर्शीद आलम ने इस पर रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। कराची में इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग यानी अवाम और बिजली के दरमियान ख़त्म न होने वाली आंख मचोली का सिलसिला शुरू हो चुका है। हवाले से हम मालूम करेंगे दुकानदारों से और ताजिरों से
कि उन्होंने इस मसले का क्या हल निकाला है। लाइट चली जाए तो फिर क्या करेंगे आप? लाइट अगर चली जाती है तो हम जनरेटर ऑन करते हैं, यूपीएस वगैरह जो ऑन करते हैं वो तो आपको पता है कि इतना काम नहीं करते जनरेटर। लेकिन लाइट का मसला ये है कि या तो 1 घंटे जाती है तो फिर अमूमन 2 घंटे 2.5-3 घंटे तक लाइट आती है, फिर जब तक तो हम जनरेटर नहीं चला सकते हैं। लाइट चली जाएगी फिर क्या करते हैं आप? बस हाथ का पंखा चलाते हैं, हिम्मत फैन फारिग बैठते हैं, पंखा चलते रहते हैं, कस्टमर का इंतज़ार करते रहते हैं। लाइट बहुत लंबी लंबी आ रही है। फिर तो आपकी दुकान में लाइट है, लाइट चली जाएगी फिर क्या करते हैं आप? फैन बिल्कुल हिम्मत फैन, ये हिम्मत फैन होता है ना, इससे हवा सुकून से मिल जाती है, बस सुकून मिल जाता है, कोई वो नहीं होता। गर्मी ऐसी है इनको कुछ शर्म ही नहीं आती लाइट वालों को। कुछ दुकानदार जनरेटर चलाते हैं तो किसी ने यूपीएस का सहारा ले रखा है, और जिनके पास ये भी नहीं उनका सहारा है ये हिम्मत फैन। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। अल्लाह हम सब की ये हिम्मत कायम और दायम रखे, क्योंकि के इलेक्ट्रिक से कोई उम्मीद बाकी नहीं है। एनीवेज, ये कराची में जो बिजली का बहरान है, सवाल ये है ये एक बार फिर क्यों पैदा हुआ? मैं ये नहीं कहता क्यों पैदा हुआ, एक बार फिर क्यों पैदा हुआ, इस साल भी क्यों पैदा हुआ, इस गर्मी में क्यों पैदा हुआ, अंदर की कहानी क्या है, क्या बहाना है? इस बार इसका क्या बहाना है, और इस बहाने को प्रूव करने के लिए किरण उनके पास प्रूफ क्या है, इस पर आज हम बात कर लेते हैं। अंदर की कहानी है क्या? हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से वहाब कामरान। वहाब कामरान, जरा खतों किताबत से मुताल्लिक बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक ने कब कब खत लिखा, कब कब रिस्पॉन्स है, फिर मैं पूछूंगा आपसे कि खत सही वक्त पर लिखा या नहीं लिखा। देखिए शुएब, जहाँ तक ताल्लुक है इस सारे मामले का, फर्नेस ऑयल की किल्लत की जो बात की जा रही है के इलेक्ट्रिक की जानिब से, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वफाकी हुकूमत ने रवां साल के आगाज़ में ही फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी लगाई थी, और ये पाबंदी आगे किसी सोचे समझे मंसूबे के बगैर लगाई गई, क्योंकि गर्मियों को नहीं देखा गया, बिजली की तलब और रसद को नहीं देखा गया, तो यूँ ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। और 2 जून को पहली बार के इलेक्ट्रिक की जानिब से PSO को खत लिखा गया कि आगे गर्मियाँ शदीद होनी हैं और कराची वालों को परेशानी हो सकती है, बिजली की तलब बढ़ेगी, लिहाजा फर्नेस ऑयल की जो फ्राहमी है वो 1,30,000 मैट्रिक टन जून के लिए चाहिए कि इलेक्ट्रिक को वो फ्राहम किया जाए। PSO ने अगले दिन जवाब में 3 जून को जवाब दिया कि इलेक्ट्रिक को कि हमारे पास 90,000 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल का इस वक्त स्टॉक है जो कि हम के इलेक्ट्रिक को दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो यूँ समझिए कि 1330 मैट्रिक टन यौमिया इस वक्त फर्नेस ऑयल की किल्लत का सामना है जून के लिए के इलेक्ट्रिक को। और इसके बाद फिर के इलेक्ट्रिक ने विफाकी हुकूमत को भी खत लिखा 17 जून को, लेकिन के इलेक्ट्रिक के खत से पहले PSO ने भी हुकूमत को खत लिख दिया था कि ये सारी सूरत हाल है, कराची वालों को परेशानी होगी, लिहाजा फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट पर फौरी पाबंदी हटाई जाए और इंपोर्ट की इजाजत दी जाए। पहले ये खत के इलेक्ट्रिक डायरेक्टली गवर्नमेंट को लिख लेती, PSO को ना लिखती, PSO ने भी तो गवर्नमेंट को ही कहना था। नहीं शुएब, ऐसा है कि PSO के थ्रू ही सारा फर्नेस ऑयल के इलेक्ट्रिक को फराहम किया जाता है, तो चूंकि के इलेक्ट्रिक डायरेक्ट हुकूमत से नहीं मांगती। ओके, अब मुझे बताएं वहाब, फर्नेस ऑयल से मुतालिक जब आप बता रहे हैं कि ज़ाहिर है वो एक बड़ा मसला है, तो क्या इस मसले से सिर्फ के इलेक्ट्रिक 2-4 हैं? जी हाँ, क्योंकि के इलेक्ट्रिक प्राइवेट कंपनी है शुएब, और के इलेक्ट्रिक ने अपने पावर प्लांट्स को या तो गैस पे चलाना है या फर्नेस ऑयल पे चलाना है। तो फर्नेस ऑयल इस वक्त गैस तो मिल रही है के इलेक्ट्रिक को, और मेरी बात हुई है हुकाम से, उनका कहना है कि सदर्न गैस कंपनी जो है वो 190 MMCFD गैस देने की पाबंद है, बल्कि इस वक्त वो 190 से ज़्यादा 240 MMCFD गैस दे रही है। 50 MMCFD सुई नदरन से लेकर LNG की सूरत में वो के इलेक्ट्रिक को एक्स्ट्रा फ्राहम की जा रही है। तो गैस की किल्लत नहीं है, फर्नेस ऑयल की किल्लत है, और 20 जून को हुकूमत ने पाबंदी उठा ली है। लेकिन यह है मसला कि अगले कम से कम 10 से 12 दिन तक कार्गोज आने वाले नहीं है फर्नेस ऑयल के। मतलब वहाब कामरान, ये थोड़ा सा हमें बताइएगा इस बारे में। ये उमूमन ये सुना था खतों किताबत जो है ना वो हसीन होती है, लेकिन अगर के इलेक्ट्रिक की बात की जाए और इनकी खतों किताबत की बात की जाए तो फिर वो भयानक ख्वाब है। और कम अज़ कम भी कितने दिन है कि जो मज़ीद इंतज़ार करना है, फिर उनको फर्नेस ऑयल मिलेगा, फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ मामलात बेहतर होंगे। ये एक सारिफ के इलेक्ट्रिक का कितने दिन जहन में रखें, वो कैलेंडर जो हमने अलग से बना रखा है कि इसमें हमें इस क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, वो कब तक का है?
देखिए किरण, 2 कार्गोज ने आना है और हुकूमत ने प्रोसेस का आगाज कर दिया है, लेकिन अभी तक कार्गोज रवाना नहीं हुए। लेकर 70,000 मैट्रिक टन, मजमूरी तौर पर 1,40,000 के करीब मैट्रिक टन लेकर ये मैं 1 महीना रख लूं ज़हन में क्या? कमोबेश 10 नहीं 1 महीना नहीं, कम से कम 10, 12, 14 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। सही है ना, मेरी ना आपकी 15 दिन कह देते रखिए मैक्सिमम। लेकिन वहाब ठीक हो गया। वहाब मुझे ये बताइए, चलिए 15 दिन का इंतजार है, ये आप भी कह रहे हैं और यही हमें नूर अफशा साहिबा ने भी कहा था जो तर्जुमान है के इलेक्ट्रिक की, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक सफ़र कर रही है। मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करें फर्नेस ऑयल की और ख़त किताबत की, तो ये तो एंटिसिपेट करना के इलेक्ट्रिक का काम था कि जून में मसला होगा, जुलाई में मसला होगा। ये जो दरामद पर पाबंदी लगी थी, कब लगी थी? ये कब लगी थी, ताकि उसके बाद मैं समझ पाऊँ कि फिर के इलेक्ट्रिक का इसमें कितना जिम्मेदारी है। ये शुएब जनवरी में ही लगी थी ये पाबंदी, और हुकूमत ने फर्नेस ऑयल पर पाबंदी के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया था कि चूंकि इस वक्त फर्नेस ऑयल की ज़रूरत नहीं है और महंगी बिजली भी पैदा होती है फर्नेस ऑयल से, तो इसलिए फ़िलहाल फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई जा रही है। और बाकी कंपनी जो तो हुकूमत ने उसका क्या सोचा था? के इलेक्ट्रिक को सोचा था, नहीं सोचा था? कराची के शहरी का सोचा था, नहीं सोचा था? कराची से वोट मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सोचा नहीं था कि ये मसला हो सकता है? बिल्कुल, ये फुकदान है हुकूमत के जो आला ओहदेदार हैं, कोई सोचे समझे बगैर। यानी वहां एक जुमले में अगर हम समझें तो वफाक और सिंध की जो लड़ाई है उसमें नो मैटर कोई प्राइवेट इदारा भी है, लेकिन हम भुगतेंगे, हम भुगतते रहेंगे। शुएब, मुझे भी यही लग रहा है कि हुकूमत का चूंकि वहाँ पे कोई सियासी ज्यादा फायदा है नहीं, मैंने वोट लिया है, लेकिन दूसरी हुकूमत को फेल करने की कोशिश मैं कह सकता हूँ, इसको और तो कुछ नहीं कह सकता। एक पेज पर अगर बैठ जाते तो ये मामला ऐसे ना होता। अच्छा वहाब कमरान, एक बात और बता दे, ये जो ओवर बिलिंग है ना, जब बिल आपके हाथ में थमाया जाता है, आपके हाथ में आता है, ओवर बिलिंग आप देखते हैं, उसमें एक सारिफ नहीं समझ पाता कि इलेक्ट्रिक के पास इसकी वजह क्या है, इसकी दलील क्या है। देखिए किरण, आजकल तो बहुत ही बड़ा अच्छा सिस्टम है, यूं कहिए कि 2 नंबरी हो नहीं सकती। अगर कोई करना चाहे तो जाहिर है उसको रोक कोई नहीं सकता, लेकिन नेपरा ने सारी सूरत हाल का नोटिस लिया है गुज़श्ता रोज के इलेक्ट्रिक से। गुज़श्ता रोज आप बड़े हंस रहे हैं, हालांकि ये बड़ा एक परेशान कुन मामला है के इलेक्ट्रिक के सारिफिन के लिए। कल भी मुझे अपने ऑफिस से ही कई लोगों ने कोई करप्शन करे और फिर उसको रोका नहीं जा सकता, ये बड़ा मसला है, ये बड़ा कोई हस्बे हाल था जुमला असल में। एग्जैक्टली, सिर्फ बिजली की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल नेपरा ने नोटिस लिया ओवर बिलिंग का भी और के इलेक्ट्रिक से रिपोर्ट तलब की है, तो अब आने वाले दिनों में के इलेक्ट्रिक का कहना है कि वो रिपोर्ट हम नेपरा को जमा कराएंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है इस पे भी मजीद पेशरफ्त होगी। और नेपरा तो जाहिर है सूरत हाल को अपने नोटिस लें। जब हम इस सारी सूरत हाल को एनालाइज करें वहाब, तो अगर मैं विफाक से मुतालिक एक बात कहूँ, तो जहाँ कुछ अच्छा काम हुआ है उसको अप्रिशिएट करना भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो कमर्शियल सारिफीन है इस वक्त कराची के, उनको पीएम के फंड से पैसे दिए गए हैं, वो ज़रा के इलेक्ट्रिक को दिए गए हैं और के इलेक्ट्रिक वो आगे से ट्रांसफ़र करे कमर्शियल सारिफीन को, जिसका बिल पहले 9,000 रुपये आ रहा था, उसको शायद अब 1,000 रुपये, 1,200 इस तरह के बिल्स भी आ रहे हैं। तो लोग जो कमर्शियल सारिफीन हैं वो खुश हैं, लेकिन रेजिडेंशियल सारिफीन का क्या कसूर है? क्या कसूर है वहाब? बिल्कुल ऐसा ही है कि कोरोना की वजह से भी इस तरह के इक़दाम विफाक की जानिब से शुएब लिए गए हैं और कमर्शियल और सनती सारिफीन को बिजली भी बिला तातुल फराहम करने का दावा किया गया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से। आप बेहतर जानते हैं इसमें कितनी हकीकत है। नहीं, वो मार्केट्स तो बंद है कि सनती सारिफीन को भी मार्केट्स तो बंद हैं वहाब, मैक्सिमम मार्केट्स तो बंद हैं, इसलिए ये दावा अगर कर लें तो कर लें, लेकिन के इलेक्ट्रिक से इस बारे में जब सवाल करें वहां तो बड़ा दिलचस्प जवाब आता है। वो कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो घर में लोग ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें, इसलिए बिल ज्यादा आ रहा है। एनीवेज बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इससे हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एनीवेज हम मुस्कुरा तो रहे हैं क्योंकि मुस्कुराना इसलिए भी जरूरी है कि जितना मर्जी मसला हो मुस्कुराने से एनर्जी मिलती है। ऑप्शन ही रह जाता है, ऑप्शन यही रह जाता है, क्या करें और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे ना एक मामला ऐसा है कि आप खुद भी मुस्कुराने पे मजबूर हो जाएं। लोड शेडिंग ने तो पाकिस्तानियों को पुराने दौर की याद दिला दी। एक तरफ है शदीद गर्मी और मुल्तान के शहरियों के लिए दिन बड़े मुश्किल हो गए हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल पत्थर के दौर में चले गए। तो मैं इसे थोड़ा पॉजिटिव करके कह रही हूँ, लोग थोड़े ज़्यादा परेशान हैं। हमारे नुमाइंदे राशिद हमीद इस सिलसिले में अपडेट करें। जी राशिद, मुल्तान में बिजली की लोड शेडिंग से तंग शहरी गर्मी से किस तरह मुकाबला कर रहे हैं और उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं।
हम तो जलील हो गए, हम इतनी गर्मी है, लाइट कभी होती है कभी नहीं होती, बिल आ जाते हैं, बिल बार बार हम जलील हो गए। गैर ईरानी लोड शेडिंग से हम बहुत तंग हैं, इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि इस लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए, मेहरबानी होगी, हम गरीबों का भी सुना जाए। तो बहुत मुश्किलात है, बिजली है नहीं है, लाइट है नहीं, इधर बहुत मसाइल पैदा हुए हैं। गवर्नमेंट के दावे धरे के धरे हैं, बिजली तो आ नहीं रही। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हुकूमत ने दावे तो बहुत ज़्यादा किए थे लोड शेडिंग ख़त्म करने के, लेकिन वो दावे जो हैं धरे के धरे रह गए हैं। हुकूमत से अपील है कि लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मे किया जाए ताकि हम गर्मी की शिद्दत से बच सकें। लगता है हम पुराने दौर में पहुंच गए हैं। 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया है। महंगी बिजली, शदीद गर्मी में लोड शेडिंग में सोना शहरियों के लिए इम्तिहान तो है, लेकिन दरख्त की ठंडी छांव, हाथ में पंखे और चारपाई का साथ हो तो शहरी कुछ बेहतर महसूस करते हैं। गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग ने नए दौर के शहरियों को पुराने दौर की याद दिला दी है। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। यानी ये तो कहना पड़ेगा कि मिल्लत को मयस्सर है हिम्मत फैन, और क्या करें। लेकिन हमें कुछ ऑप्शंस के बारे में भी सोचना चाहिए। पेशावर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं ना, यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, लोड शेडिंग का जन काबू से बाहर है, लोग मुख्तलिफ ऑप्शंस की तरफ गौर कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये थी कि जनरेटर, इसका सोल्यूशन अगर देखा जाए तो इसकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या सोलर पैनल आम आदमी की पहुँच में है, क्योंकि ये बेहतरीन ऑप्शन तो है। पेशावर से इसी पर देखिए सादबिन उवैस की रिपोर्ट। पेशावर में शहरी इलाकों की बनिस्बत मुज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला ज़्यादा है। ताहम इस हवाले से शहरी ज़्यादा जनरेटर की ख़रीदारी करते हैं। आम शहरी के लिए क्या जनरेटर मुनासिब रहेगा या सोलर? इस हवाले से आइए आज सोलर के बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं कि आम शहरी क्या सोलर ख़रीद सकता है या नहीं। गरीब बंदा अपने घर में सिस्टम लगाएं और वो 50-60 हज़ार का जनरेटर ना अफोर्ड कर सके तो वो एक छोटी सी प्लेट ले लें 150 वाट की, जिसकी कीमत 5000 होती है। एक बैटरी ले लें, वो भी 6 से 6,500 के दरमियान में मिल जाती है। और 2 पंखे ले लें या एक पंखा ले लें, 10, 12, 15 हज़ार में उसका काम सारा वो हो जाता है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने एक शीट खरीदी 150, एक डीसी पेन खरीदा है, और चूँकि जनरेटर बहुत महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपने लिए एक डीसी का सिस्टम बनाया जो कि तकरीबन 15,000 कास्ट इस पे आई है, जो मेरा दिन रात काम करती है सोलर से। आम शहरी के लिए सोलर पैनल का बड़ा सेटअप लगाना बहुत मुश्किल है। ताहम गुजारी के लिए वो एक शीट और 2 पंखों पर भी गुजारा कर सकता है। सोलर पैनल्स के तो रेट हमने ले लिए, अब मैं भी घर जाकर ही मशवरा करूंगा कि क्या बड़ा सेटअप लगा पाऊंगा या छोटा। ये रिपोर्ट अगर कल देख लेते आप और मैं, आपके भी थोड़े पैसे बच जाते हैं और मेरे तो लाजमी बच जाते। कल ही 35,000 रुपए में यूपीएस इंस्टॉल कराया है। ये उससे भी सस्ता है, ये बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है। ये अच्छा भी है, अच्छा भी है। आजमाइश शर्त है। जी जी ओके प्लान बन गया है। प्लान बन गया, बनाना भी चाहिए प्लान के साथ, जहां से पैसे बच सकते हैं ना फौरन बचाने चाहिए। इन दिनों में तो खास तौर बहुत जरूरी है, और इन दिनों में खास तौर से बहुत करना भी जरूरी था। तो हमने कहा कि एक मामूली सी एहतियात है जो आपको बड़ा फायदा दे सकती है, वो बता दें। कोरोना वायरस आपके घर में कैसे कैसे दाखिल हो सकता है, आपके कपड़ों और जूतों के जरिए भी दाखिल हो सकता है। इसके इम्कानात, इसके खदशात इंतहाई कम है, लेकिन ये हो ज़रूर सकता है। हमने ऐसा सुना था कि तहजीब याफ्ता लोग जब अपने घर में दाखिल होते हैं तो जूते बाहर रखते हैं, उसका ये छोटा सा फ़ायदा ज़रूर है। माहिरीन कहते हैं कि वायरस आसानी से इंसान के बाहर कई घंटों तक ज़िंदा रह सकता है, उसके जिस्म के बाहर। ये वायरस प्लास्टिक और मेटल जैसी सख्त सतह पर ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकता है, जबकि कपड़े इन दोनों सतहों के मुकाबले में नरम होते हैं। फिर भी वबा के दौरान कपड़ों से मुताल्लिक़ इजाफी एहतियाती तदाबीर अपनाई जानी चाहिए।
माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि इस वबा के दौरान इससे बचाव के लिए बाहर जाने के लिए इस्तेमाल किए हुए कपड़ों को जल्दी से धो लेना चाहिए और इनकी सफाई करना लाजमी है। माहिरीन कहते हैं इन कपड़ों को घर में इस्तेमाल होने वाले आम साबुन या किसी भी डिटर्जेंट से धोया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि हर डिटर्जेंट इस वायरस को ख़त्म करने की भरपूर सलाहियत रखता है। तो जैसे ही घर से बाहर से घर आया करें, फ़ौरन चेंज किया करें, कपड़े लॉन्ड्री के लिए डाल दिया करें। आगे बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस को काबू करने के लिए कई मकामात सील करने की तैयारी कर ली है, लेकिन एक तरफ ये तासुर भी है कि सूबे में केसेस की तादाद कम हो रही है। और इसकी वजह क्या है? क्या वजह यह है कि टेस्टिंग कम हुई है? और अगर ऐसा नहीं तो फिर इलाके सील क्यों किए जा रहे हैं? इसी पर हम बात करेंगे। हमने राबता किया है सेकेंडरी प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब कैप्टन मोहम्मद उस्मान ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पंजाब के जो इलाके मुकम्मल सील हैं उनसे मुताल्लिक़ हम खबरें देते आए, लेकिन अब जो नए इलाके सील किए जाने हैं ये फैसला क्यों किया गया है? क्योंकि जो पहले सील थे, जो पहले लॉकडाउन था, उसके बाद आखिर कितने केसेस आए? शराब बढ़ गई जो ये फैसला करना पड़ा? क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि लॉकडाउन किए समरात आएंगे, केसेस कम होंगे। देखिए जी, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि शहर के अंदर ऐसे क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए गए जहाँ पे पिछले 15 दिनों के अंदर जो केसेस हैं वो अब नॉर्मली ज़्यादा थे दूसरे इलाकों के निस्बत। और इनिशियली जो क्लस्टर्स आइडेंटिफाई हुए वो छोटे छोटे क्लस्टर्स थे। हमने इसको जब दरमियान में 4 दिन के बाद रिव्यू किया तो जो खातिर ख्वाह नताइज थे वो हमें नज़र आया कि वो हासिल नहीं हो रहे और जितने ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। ऑल्दो ओवरऑल केसेस में कमी है, लेकिन इन पर्टिकुलर एरियाज़ के हवाले से जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो हमें मीट होती भी नज़र नहीं आ रही थी। जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि जो इसके साथ कंटेजियस इलाके हैं, चूँकि ये जो एक्टिविटी है ये इसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा लार्जर एरिया को देखना पड़ता है। तो उन एरियाज़ का मवाजना किया गया तो वी फाउंड के तकरीबन 1500 साढ़े 1500 केसेस जो थे वो ऐसे नज़र आए इन क्लस्टर्स के अंदर, जो कि बड़ा क्लस्टर जो अभी बड़े एरियाज़ आपको आज से बंद हुए वहाँ पे ये केसेस आए हुए थे और रीसेंट दिनों में आए हुए थे। तो अब इस मकसद पूरी की पूरी एक्सरसाइज का ये है कि यहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो बाकी इलाकों की निस्बत ज़्यादा है, यहाँ पे डिज़ीज़ प्रेवलेंस जो है वो बाकी इलाकों की निस्बत ज़्यादा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन एरियाज़ में जो है वो मूवमेंट को रोका जाएगा ताकि इसका असर जो है वो दीगर इलाकों पर ना पड़े या ये यहाँ से निकल के बीमारी जो है वो दूसरे इलाकों को मुतासर ना करे। जो शहर के अंदर इस वक्त अमूमी तौर पर जो सूरत हाल है वो बेहतर है, माँ सिवाय इन चंद एरियाज़ के जहाँ पर हमारी जो प्रेवलेंस थी वो ज़्यादा थी, जिसको कंट्रोल करने के लिए ये मेजर लिया गया। ये फरमाइएगा, ये तासुर है कि पंजाब में कोरोना केसेस में कमी आती जा रही है, क्या सूबे में टेस्टिंग की तादाद कम की गई है? कुछ ऐसा हुआ है? देखिए जी, कोरोना केसेस में जो कमी आपको इमीडिएटली देखने को मिली ये पिछले सिर्फ 3 दिन का है और इट इज़ टू प्रीमेच्योर टू केस से हम कोई भी नतीजा अखज़ करें। पिछले 3 दिनों में बिल्कुल केसेस में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। इसमें कुछ ऐसे बड़े कोहॉर्ट्स थे जिनको हमने सैंपल किया है। जो हमारी टेस्टिंग है वो वेरी करती रहती है, कभी 8,500, कभी 9,500, फिर 11,000, फिर दरमियान में एक आध दिन कम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो टेस्टिंग है वो आजकल प्राइवेट सेक्टर से भी हो रही है। तो उसके अंदर वो ऑन एज रिक्वायर्ड बेसिस होती है। हमारी जहाँ तक लैब्स का ताल्लुक है तो हमारे पास जो सैंपल्स हैं वो मज़ीद भी पड़े होते हैं प्रोसेस करने के लिए। तो एज सच टेस्टिंग में कोई सिग्निफिकेंट कमी तो नहीं है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि कुछ शहरों के अंदर जो हमारी पॉजिटिविटी है वो कम आई है और केसेस कम रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ शहरों के अंदर, जिस तरह लाहौर मैंने आपको बताया कि लाहौर के अंदर जो हमारी पॉजिटिविटी है वो बाकी जगहों की निस्बत थोड़ी ज़्यादा है। इसको अरेस्ट करने के लिए ये मेजर लिया गया है। इट इज़ टू प्रीमेच्योर टू से कि जी केसेस जो कम हो रहे हैं, ये सिर्फ 2-3 दिन का डेटा है और इसके बाद जो है इसको मज़ीद जो है वो एग्जामिन करने के लिए कम से कम 7-8 दिन का डेटा हो तो किसी नतीजे पे आ जाए। यानी लाहौर के तनाजुर में हम ये बात कह सकते हैं कि फ़ैसला दुरुस्त भी सही, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हुई। दैट इज़ द रीज़न कि वो जो मतलूबा नताइज हैं वो आपको हासिल नहीं हुए। ठीक सर, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है हर आए दिन हम देखते हैं कि नई गाइडलाइंस भी आती हैं, नई SOPs भी बनती हैं। तो सर जो कोरोना से वफ़ात पाने वाले हैं उनकी तदफीन के लिए नए SOPs भी बनाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे मामलात भी हैं पंजाब में?
देखिए जी, बुनियादी बात यह है कि जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया को जब इसने अपनी लपेट में लिया तो वर्ल्ड ओवर जो एक फीलिंग थी वो ये थी कि इमीडिएटली जो बरियल की गाइडलाइंस जारी की गई थी एबोला के हवाले से उनको अडॉप्ट कर लिया जाए, और ये इंटरनेशनल बॉडीज़ की रिकमेंडेशन के ऊपर हमने वो वाली गाइडलाइंस फॉलो की। बहुत दीगर इस्लामी ममालिक ने भी ये गाइडलाइंस फॉलो की। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसमें मज़ीद तहकीक सामने आती जा रही है, आपको पता है कि ये बीमारी जो है इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट होती है, नई तहकीक सामने आती है, नई बातें पता चलती हैं। तो इस हवाले से ये बात सामने आई कि जो डेड बॉडी है वो एज सच ट्रांसमिट नहीं करती, अलबत्ता जो सिक्रीशंस हैं उनको हाथ लगाना जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये नई जो गाइडलाइंस थी जो कि WHO ने जारी की वो अडॉप्ट की, और उसी की तरह हमने भी अपनी कैबिनेट कमेटी से अप्रूवल लेके इन गाइडलाइंस को अडॉप्ट किया है। इसमें बुनियादी जो फ़र्क है वो ये है कि पहले हम गुस्ल के बगैर ताबूत में बॉडी को रख के तो दफनाते थे। इसमें मैं अपने उलमा का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने उस वक़्त जब ये सूरत हाल इस तरह की थी उस मौके की सेंसिटिविटी को समझते हुए उन्होंने इस बात पर कंसेंसस भी दिया कि गुस्ल जो है वो गुस्ल की जगह तयम्मुम करके दफनाया जा सकता है डेड बॉडी को। लेकिन चूँकि अब सिचुएशन जो है वो मेडिकल साइंस ने ज़्यादा क्लियर की है, तो अब जो है वो हमारी ट्रेन टीम्स जो है वो बॉडी को गुस्ल देंगी, और उसमें अगर कोई घर वाला शामिल होना चाहता है तो वो PPEs के साथ शामिल हो सकता है। जेंडर स्पेसिफिक टीम्स होंगी, और ताबूत ज़रूरी नहीं होगा। अलबत्ता यह है कि अगर कहीं बॉडी जो है वो किसी हवाले से सिक्रीशंस कर रही है, कोई ज़ख़म है जहाँ से सिक्रीशंस हो रही है, तो फिर उसको प्लास्टिक बैग में डाल के दफनाया जा सकता है। इसके हवाले से कल जो है वो CIAG जो है वो डिटेल के साथ मीडिया से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बात भी करेगा। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान बहुत हमारे साथ इस सिलसिले में बात कर रहे थे। कोरोना के साथ में लड़ना भी है, और उसके अलावा ये भी है कि सनतों का पहिया चले, मज़दूर को रोज़ी मिले, तरक्की के दरवाजे बंद नहीं हो। पंजाब भर में कोरोना से बचाव के लिए इंडस्ट्रीज़ को खोला भी जा रहा है, कुछ SOPs बनाए भी गए हैं। मज़दूरों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है और यकीनी बनाया जा रहा है कैसे, और अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो फिर उसको मुफ्त इलाज की सहूलत मिल रही है या नहीं मिल रही। बहुत सारे मामलात थे, तो हमने सोचा इसी सब के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारा साथ देंगे अब इसी सिलसिले में सूबाई वज़ीर मेहनत व इंसानी वसाइल अंसर मजीद खान नियाजी। वेलकम टू नियाज़न सर। ये बताइएगा, सनतें तो खोली गई, अब ये SOPs के कौन से SOPs ऐसे हैं कि जिनके तहत काम किया जा रहा है यहाँ पर? बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में तमाम फैक्ट्रीज़ खुल गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत के ऊपर, उनके विजन के मुताबिक पंजाब की मईशत को बहाल करने के लिए और ये तमाम तर फैक्ट्रीज़ खोल दी गई हैं, और तमाम तर जो लेबर है वो फैक्ट्रीज़ में अब कामकारी है। पंजाब में अब कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है कि जो इस टाइम बंद है, और अल्लाह का शुक्र है कि तमाम SOPs के ऊपर भी अमल हो रहा है। और जो अभी ये जो स्मार्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है जब से, तो ये भी मैं बताता चलूँ कि स्मार्ट डाउन के बाद जिन इलाके के अंदर फैक्ट्रीज़ बंद होगी और जहाँ पर लेबर मुतासिर होगी, तो वो भी नोटिफिकेशन पंजाब ने उस्मान बुज़दार साहब की हदायत के ऊपर जारी कर दिया है लेबर डिपार्टमेंट ने कि उनको तमाम तर जितने दिन फैक्ट्री बंद रहेगी और लेबर को उनकी तनख्वाहें, पूरी तनख्वाहें उनको दी जाएंगी। सही सर, मॉनिटरिंग किस तरीके से की जा रही है कि कहीं पर अगर SOPs के खिलाफ वर्जी हो तो एक्शन लिया जाए, और अगर ऐसा एक्शन लिया गया है तो प्लीज़ वो भी शेयर कीजिएगा। जब से हमारी फैक्ट्रीज़ पूरे पंजाब की खुली हैं, तो हमारे CM साहब की ख़ास तर हदायत के ऊपर तमाम तर पंजाब में मुख्तलिफ़ ज़िलों के अंदर मैंने ख़ुद जाके विज़िट्स किए हैं, तमाम तर SOPs को चेक किया है। सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर हो रही है, क्या मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, तो इसके ऊपर एक फैक्ट्री को हमने फ़ाइन किया है, एक को वार्निंग दी है, और बाकी काफ़ी हद तक जो फैक्ट्रीज़ हैं वो SOPs के ऊपर अमल कर रही हैं। ये एक ऐसी वबा है जिसका इलाज नहीं है। अगर मईशत को चलाना है तो इसके ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट को और लेबर को मिल के SOPs के ऊपर अमल करना होगा, तब जाके ये मईशत जो है ये सही तरीके से चलेगी। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसी रिपोर्ट्स नहीं हुई, लेकिन कल हमारे कमिश्नर लाहौर ने कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर विज़िट किया है। एक फैक्ट्री के अंदर SOPs के ऊपर अमल नहीं हो रहा था, उसको सील किया है, एक को जुर्माना किया है।
तो ये हुकूमत भी इसके ऊपर तमाम कमिश्नर्स, तमाम ज़िलों के डीसीज़ ख़ुद भी जाके फैक्ट्रीज़ का विज़िट कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक जो है वो SOPs के उम्र। ये फरमाइएगा इस सिलसिले में क्या किया गया है? एक आम मेहनत कश जो ठेला लगाता है उसे तिब्बी सहूलतें मिलनी चाहिए, इसके लिए क्या किया जा रहा है? क्या महकमा सेहत ने कोई MOU साइन किया उनके साथ में? क्या हुआ है इस सिलसिले में? देखें, जैसे बताया है कि हमारा महकमा सेहत के साथ MOU साइन हो चुका है, और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमारी लेबर नहीं, बल्कि हमारी जो फैकल्टी हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो भी अफेक्ट हुए हैं। हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी अफेक्ट हुआ है, वो भी तकरीबन वो भी 250 के करीब हैं जो अफेक्ट हुए थे। उनका भी इलाज सोशल सिक्योरिटी में हुआ, और इससे हट के तकरीबन जो टोटल फिगर है वो 700 से 1000 के दरमियान है। जो बाहर से जो पेशेंट्स हैं वो तकरीबन 250 के करीब बाहर के जो पेशेंट्स हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हैं वो भी हमारे पास सोशल सिक्योरिटी में आए हैं। तो ये ओवरऑल जो मैंने आपको रिकवरी जो रेशो बताई है 91.2%, ये ओवरऑल जो रेशो है। तो हमारे हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ लेबर के लिए नहीं बल्कि आम आवाम के लिए भी खुले हुए हैं। वहाँ से भी जो पेशेंट्स आते हैं वो भी हमारे अस्पताल में ज़ेरे इलाज होते हैं। सही, शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप, और जिस तरीके से आपकी वजारत काम कर रही है और जिस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है उससे मुतालिक हमसे शेयर कर रहे थे। हमने बात की है बिलखुसूस पंजाब की, KP की बात करेंगे और इस तनाजुर में करेंगे कि वहाँ पर हमने पहले से देखा कि वहाँ पर शरह अमवात ज़्यादा रही है, लेकिन अब रिकवरी ज़्यादा हो रही है KP से। वजह क्या है, डिटेल से करेंगे इस पर बात, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात करेंगे KP की, जहां कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। बड़ी हौसला अफजाई खबर है। KP में सेहतयाब अफराद की शरह एक दिन में 30 से 40% पर पहुंच चुकी है। KP में रिकवर केसेस की तादाद 11,000 हो चुकी है। हालांकि कुछ अरसा पहले तक ये कहा जा रहा था कि KP में कोरोना से अमवात की तादाद सबसे ज्यादा थी। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक ने, आप डीन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सोशल साइंसेज भी हैं और प्रो वाइस चांसलर हैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बड़ी हौसला अफजा ये खबर है, लेकिन थोड़ा सा बताइएगा कि ये हुआ कैसे? नई गाइडलाइंस के बाद हुआ या हमने वाकई कुछ किया KP में? जी बिल्कुल, ये नए गाइडलाइंस के बाद ही ये हुआ, और उसमें ये हुआ कि आलमी इदारे सेहत जो WHO है उनकी पहली गाइडलाइंस ये थी कि आपको 14 दिन के बाद, जब 2 हफ्ते हो जाए 15 दिन आपने पहला टेस्ट करना है, और उसके बाद फिर दोबारा एक टेस्ट करना है। तो 2 नेगेटिव्स जब आपके आएंगे तो तब आपको उसको रिकवरी उसमें डाला जाएगा। उसके बाद फिर बहुत सारे कुछ ऐसे पेपर्स आए, इसमें कोई रिसर्च हुआ, और उसमें ये बताया गया कि 14 दिन के बाद जो है अगर एक बंदा 72 घंटे बग़ैर किसी मेडिसिन के उसको कोई अलामात नहीं आते, मिसाल के तौर पर एक बंदे को बुखार है और वो बग़ैर पैरास्टामोल के वो 72 घंटे में उसको बुखार नहीं आता, तो उसको आप रिकवरी फेज़ में डालेंगे। उसके लिए टेस्ट की ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो KP के अंदर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो KP के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है वो आलमी इदारे सेहत की गाइडलाइंस को लेके ही चलते हैं। बाकी भी करते होंगे, लेकिन चूँकि यहाँ हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पता है। तो इसलिए जब वो अचानक एक दिन में, ख़ासकर जो 23 तारीख़ को उन्होंने इस नए गाइडलाइन को उसमें डाल दिया, तो उससे रिकवरी ज़्यादा होगी। अब ये था कि पहले जो लोगों का टेस्ट दिया जाता था तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था उसका रिज़ल्ट आने में। यहाँ पे तो उनको फ़ोन किए गए हैं कि आपके अलामात है, उन्होंने कहा जी अलामात नहीं है, तो उन्होंने रिकवरी फेज़ में उसमें डाल दिया, इसलिए ये नंबर ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसका यानी कि ये नंबर ज़्यादा हुआ, इसको हमने रिकवरी रेट का और हमने इसको नए गाइडलाइंस के तहत का, इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कीजिएगा। हमने ऐसे लोगों को भी देखा कि जिन्होंने 14 दिन 18 दिन क्वारंटीन में गुजार लिए, उसके बाद में एक टेस्ट किया वो भी नेगेटिव नहीं आया, दूसरा टेस्ट किया वो भी नेगेटिव नहीं आया। कोविड का टेस्ट नेगेटिव नहीं आ रहा सर। जी बड़ा अहम ये आपका सवाल है, और अक्सर लोग हमसे पूछते रहते हैं, बल्कि कुछ लोगों का 30 दिन तक नहीं आता। ये आलमी इदारे सेहत ने बार बार इसको कहा हुआ है कि ये चूँकि आपके कुछ वो ऐसे डेड सेल्स होते हैं जिसकी वजह से जो PCR आप टेस्ट करते हैं, PCR टेस्ट उसको पिक करता है। इसलिए इस नई गाइडलाइन यही आई है कि एक है कि आपके टेस्ट के बिना पे कहें, एक ये है कि आपकी अलामात के बिना पे कहें।
जो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आए हैं वो यही कह रहे हैं कि 14 दिन के बाद अगर आपको 72 घंटे में अलामात न हो तो आपको अगर टेस्ट न भी करे तो आपका आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि लोग नौकरियों पे जाते हैं, लोग बाहर जाते हैं, तो वो उनसे ज़रूर मांगते हैं कि आप हमें नेगेटिव रिजल्ट लेके आ जाए। तो ये आपके तवसत से ये एक बात इदारों तक अगर पहुंचे। इसको पहले इसको क्लियर करें सर, पहले इसको क्लियर करें, बिल्कुल आम से अंदाज में, बिल्कुल सादा से अल्फाज में लोगों को समझाएं। जैसे क्वारंटीन का पीरियड एक गुजार लिया और उसका टेस्ट जो है ना वो मुसलसल नेगेटिव भी आ रहा है, उस सब के बाद भी, तो फिर अब वो मजीद अलामात नहीं है उसमें, वो ठीक है। और अगर उसका टेस्ट नहीं आ रहा, नेगेटिव नहीं आ रहा और बावजूद इसके वो घर से बाहर भी निकल गया, जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, तो अब कोविड दूसरे को उस शख्स से नहीं लगेगा। जी बिल्कुल नहीं जी, यही जो नई गाइडलाइन है उसमें यही आया हुआ है कि अगर वो 72 घंटे उसको बगैर दवाई की अलामात नहीं है तो उसमें चांसेस नहीं है कि वो दूसरे को लगाए और टेस्ट नेगेटिव न भी आया हो तो। सही सर, जब हम वेबसाइट पर देखते हैं कि टेस्ट कितने हो रहे हैं, हर सूबे में कितने टेस्ट हो रहे हैं, तो अगर मैं केपी का यहाँ पर कोट करूँ सर, तो अगर 3 दिन पहले 3400 टेस्ट हो रहे थे पर डे, फिर 3000 टेस्ट हुए और कल 2600 टेस्ट हुए, तो ये यही वजह है कि अब टेस्टिंग इसलिए कम हुई क्योंकि अब 14 दिन के बाद अगर टेस्ट होना था वो टेस्ट नहीं हो रहा है। दिस इज द ओनली रीजन कि टेस्टिंग कम हुई है? हाँ नहीं, सिर्फ ओनली रीजन तो यही नहीं होंगे। टेस्ट ये है कि देखो बाहर से फ्लाइट्स आ जाती हैं, अफगानिस्तान से लोग आ जाते हैं, कुछ एक ऐसा कोहोट आ जाता है, यानी ऐसे एक जगह में ज़्यादा केसेस आते हैं तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले ज़्यादा टेस्ट ले लेते हैं, तो उसमें इसलिए ये नंबर जो है ये आगे पीछे जाता रहता है। लेकिन आपकी बात ये सही है कि ये भी इसमें एक फैक्टर है। यानी अब जो टेस्ट कम हुए हैं उसमें ये एक फैक्टर है सिर्फ के सिर्फ, अगर 14 डेज बाद सिम्टम्स नहीं, हम टेस्ट नहीं करें, दिस इज द ओनली फैक्टर, दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर बट वन ऑफ द फैक्टर्स। एग्जैक्ट। ठीक, अब सर दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। ये तो हमने बात कर ली जो सेहत याब हो रहे हैं उनकी शरह में इजाफा हुआ है। जब कोरोना आया पाकिस्तान में और जिस तरीके से पाकिस्तान में फैलता गया और हमने हर सूबे का डिफरेंट स्टैट्स देखे, स्पेशली शरह अमवात से मुताल्लिक, हमने देखा कि केपी में शरह अमवात बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू पंजाब एंड सिंध, बहुत ज़्यादा थी, यानी वो ह्यूज डिफरेंस था। और उसकी एक रीज़न हमने ये लोकेट की थी कि चलो वेंटिलेटर कम ही सही, लेकिन वहाँ पर वेंटिलेटर के साथ जो स्टाफ होता है वो भी ट्रेन नहीं था। सर अब क्या सिचुएशन है केपी में वेंटिलेटर की, स्टाफ की और शरह अमवात की? जी शरह अमवात जी आपका इस तरह होता है कि टेस्ट के बिना, इसको हम कहते हैं CFR, केस फैटेलिटी रेट, यानी जितने आप टेस्ट करेंगे उस टेस्ट में से जितने पॉजिटिव आ गए उस पॉजिटिव में से कितने लोगों की मौत हुई। तो अब ये है कि केपी के अंदर ये 5.5 था, अभी ये 3.5 के करीब आ गया है और पूरे मुल्क में ये 2 के करीब है। 100 में से जो लोग पॉजिटिव आते हैं उसमें से 2 वफात पाते हैं, या केपी के अंदर 100 में से अगर पॉजिटिव आते हैं तो 3.5 वफात पाते हैं। तो ये टेस्ट के ऊपर भी है कि आप जितना केसेस ज़्यादा लोग टेस्ट करते हैं, कुछ ऐसा होता है कि लोगों में अलामात नहीं होती और वो लोग टेस्ट कराते हैं, जैसे स्क्रीनिंग कराते हैं। तो ये जब ज़्यादा बढ़ जाती है ये मामला तो पूरे पाकिस्तान में ऐसा है। लास्टली बस ये बता दीजिएगा, आपके ख्याल में वजह क्या है, केपी में स्टिल शरह अमवात ज़्यादा क्यों है? मेरे ख्याल में कुछ इसके अंदर एक तो ये है कि एक ऐसा रिसर्च हो कि सारे मुल्क के अंदर इसको देखा जाए। कुछ अंदर यही जो आपने अभी हमने बात की कि जो किस तरीका क्या है, मतलब गाइडलाइन क्या है, तो गाइडलाइन 18वीं तरमीम के बाद ये हो गया है सुबह आज़ाद है जी पूरे पाकिस्तान में जैसे गाइडलाइन, तो गाइडलाइन में कुछ फर्क आ सकता है, रिपोर्टिंग में आ सकता है कुछ, हाँ यहाँ पे आ सकता है कि यहाँ है लोगों का जो बिहेवियर है वो भी थोड़ा लोग लेट जाते हैं। जो अभी तक जितनी तहकीक हुई है कि केपी के अंदर लोग बहुत लेट जाते हैं अस्पताल, बाहर से बहुत लोग ज्यादा आ गए, ये एक रीजन हो सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप। और केपी में शरह अमवात ने कमेंट किया और इस वक्त जो वहाँ पर रिकवरी रेट है उसमें ज़ाहिर है अच्छे स्टैट्स आए, उस पर हम बात करते बढ़ते हैं आगे। मेडिसिन से मुताल्लिक ज़ाहिर है हमने बात करनी थी, लेकिन उससे पहले खबर आ रही है वो आपसे शेयर करते हैं। कोरोना के बायस इस साल पाकिस्तानियों को हज की सादत नसीब नहीं हो सकेगी, लेकिन इस्लामाबाद के निजी मॉल में अक़ीदतमंदों की रूहानी तस्कीन के लिए खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात रखे गए हैं। फरार रब्बानी ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद में गिलाफ़े काबा और दीगर मुक़द्दस तबरुकात की नुमाइश। निजी मॉल में सजी 10 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक क़ादरी ने किया।
रूह को सुकून और आँखों को ठंडक देने वाली तबरुकात ने अकीदतमंदों को भी खींच लिया। गिलाफ़े काबा और रोज़े रसूल के नादिर नुस्खे दिलों को छू रहे हैं। हज की सादत ना मिलने पर दुखी अफराद भी खुश हैं। जो रूहानियत होती है सेम रूहानियत मुझे यहाँ पर भी महसूस हो रही है। जो वहाँ तक नहीं जा सकते उनको यहाँ पे आना चाहिए और इसको देखना चाहिए। काबा के दरवाजे की चाबी मुए मुबारक और रोज़े रसूल के अंदर लगी ये मुक़द्दस तबरुकात हर मुसलमान के दिल को वालिहाना मोहब्बत और अक़ीदत से भर देती हैं। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ फरह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जो कोरोना की वजह से मुतासर हुए, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, ये भी उनमें से एक था। अब देखिए बिल्कुल हज की सादत, उम्रे की सादत नसीब हो एक मुसलमान को, उसकी ये दुआ तो होती है, लेकिन कोरोना की वजह से अब हज आ गया। हमारे यहाँ लोग कितने मुतासर हुए हैं इससे एसोसिएटेड, मैं ज़रा उसका जिक्र जल्दी से आपके सामने कर देती हूँ। जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं, जो एजेंसीज़ होती हैं, या जो हमारी एयरलाइन है, इस सब का एक बिज़नेस होता है, एक टारगेट इन्होंने रखा होता है जिसको इन्हें अचीव करना होता है। ये इकॉनमी का एक हिस्सा होता है, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं पा रहा है, टारगेट्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं। SOPs पर अमल दरामद वो सब कुछ अपनी जगह पर है, और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को चलाना वो सब कुछ अपनी जगह पर है। हम सिर्फ अगर इसको इस तौर पर भी देख लें तो मेरे ख़्याल में हमें मामलात को समझने में आसानी होगी कि एक मामले से जुड़ा होता है दूसरा मामला। ये इस बात को और भी ज़्यादा साबित करता है कि हमको एक दूसरे से हाथ मिलाए बगैर एक चेन बनानी पड़ेगी और एक दूसरे को सहारा देना पड़ेगा। इकॉनमी को सहारा देने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी होगा। आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट कर जाएंगे, एक चीज़ आज हमारे हाथ नहीं है, चलो हम दूसरे की तरफ चले जाएं, लेकिन ये याद रखिएगा हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं। एक काम से, एक फरीज़े से जुड़ा एक काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं। मैं सफ़र कर रही हूँ, आप सफ़र कर रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं ना उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं कि जो आपको लगता है बड़ा हैंडसम अमाउंट आता होगा, अरे इनका तो काम इस तरह का है, लेकिन वो लोग परेशान होते हैं। तो सिर्फ कोरोना को ना देखिए, उसके बैकग्राउंड में छुपे हुए मसले को भी देखिए, मसाइल को देखिए, और फिर शायद जब आपको मुख्तलिफ मकामात पर SOPs के तहत अंदर भेज दिया जाता है। मैं एक छोटे से मॉल की आपके सामने एग्जांपल रख देती हूँ। इतने सारे SOPs को फॉलो करते हुए आते हैं और कैश काउंटर के पास से एक दूसरे को धक्के देते हुए निकल जाते हैं, किसी की नहीं सुनते। ये उमूमी रवैया अफसोसनाक है और ज़ाहिर है इस रवैये को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एनीवेज एक ब्रेक का वक्त हुआ है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गैलप सर्वे से मुतालिक आज हम डिटेल से बात करेंगे। क्या सर्वे है? कुछ ताज़ा है? ताज़ा सर्वे, कुछ ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त सर्वे है। कितने फीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कोरोना वायरस कंट्रोल में है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। और स्कूल भेजने से मुताल्लिक वालिदैन की राय क्या है, ये आपके सामने रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा हम बात करेंगे गैलप सर्वे से मुताल्लिक। लेटेस्ट सर्वे है और बहुत से सवालात किए गए हैं इस सर्वे में, और ये जानने की कोशिश की गई है कि कोरोना वायरस कंट्रोल में है या नहीं है। स्कूल जाने से मुताल्लिक पेरेंट्स की राय क्या है, ऐसे बहुत से सवालात किए गए थे। हम सोच रहे हैं कि इस पर डिटेल से बात करें। वी हैव विद अस बिलाल गिलानी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप। बिलाल साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले प्लीज़ बताइएगा, ज़ाहिर ऐसे गैर मामूली हालात हैं जिनमें सर्वेस भी मुश्किल होते हैं, ऑनलाइन सर्वे ही था? बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। नहीं, ये सर्वे जो है हमने टेलीफोन के ज़रिए किया। तकरीबन 1050 अफराद पूरे मुल्क में हमने चूज़ किए, जो तकरीबन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड ओवर थे, अर्बन एरियाज़ के भी और रूरल एरियाज़ के भी। तो इस मेथड से किया गया। सर, ये मेथड तो अच्छा था। अब ज़रा ये बताइएगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय जानी जाए, उनसे राबिता किया जाए, इस बात को कितना ज़्यादा आप लोग कर रहे हैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम? और दूसरे ये कि ये हाँ नहीं पता नहीं, इस सब के दरमियान क्या क्या सवाल थे कि जो इस बार आप लोगों ने रखे? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जो सैम्पल है उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के अफराद मौजूद हैं। इसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, यंग अफराद भी हैं, बूढ़े अफराद भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अमीर अफराद भी हैं, गरीब अफराद भी हैं। तो जैसे पाकिस्तान की अवाम में जिस तनासब में ये अफराद पाए जाते हैं, हमारे सैम्पल में भी उसी तरह से पाए जाते हैं।
हमने कुछ इसमें सवाल ऐसे पूछे जो हम ट्रैक कर रहे हैं। ये 6th वेव है गैलप पाकिस्तान के सर्वे की, और हम ट्रैक कर रहे हैं ताकि हम जान सकें कि कोरोना के बारे में लोगों की अमूमी राय क्या है, वो कैसे सोच रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में क्या सोचते हैं। इसमें कुछ चीज़ें मनफी हैं, कुछ इशारे मनफी हैं, कुछ मुस्बत हैं। जो इशारे थोड़े से मनफी हैं वो ये है कि पाकिस्तान में अभी भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो ये सोचती है कि कोरोना की वबा जो है उसके बारे में जो गुफ्तगू की जा रही है वो एग्जैजरेटेड है, वो उसमें इतनी रियलिटी नहीं है जितनी उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है। तो कोई 55% लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये कोरोना जो है ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड बात हो रही है। इसमें हमने देखा कि यही सर्वे 17 और मुल्कों में भी किया गया। तो पाकिस्तान जो है वो इस मामले में 5th टॉप पे है, यानी पाकिस्तान जो है वो अगर इसको इस तरह से कहें गैर संजीदगी के बारे में उन 17 मुल्कों में 5th नंबर पे है। और हम टॉप पे कौन सा मुल्क है बिलाल साहब? इस पे जो ईस्टर्न यूरोपियन मुल्क हैं उनके छोटे छोटे मुल्क हैं, मोल्डोवा है, बॉस्निया है, इस तरह के मुल्क हैं जो कि कजाकिस्तान है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान आ जाता है। ये वो मुल्क हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, वहाँ कुछ हद तक जो है वो कोरोना कंट्रोल भी कर लिया गया है, वो अपनी पीक से नीचे उतर चुके हैं। ठीक, उनके लिए थोड़ा बहुत ये कहना कि कोरोना वायरस एग्जैजरेटेड है ये जायज़ है। इसके अलावा हम ये पूछते हैं क्या आपको या आपके घर वालों को आपको ये फील होता है कि कोरोना वाकई ही थ्रेटन कर सकता है? तो इसमें तकरीबन 1/3 लोग ये कहते हैं कि नहीं, उनको ये फीलिंग नहीं आती कि ये जो थ्रेट है ये उनके घर वालों के लिए है। इसमें जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है तो इस तरह से कहते हैं कि हम जिस इलाके में रहते हैं हमारे मोहल्ले में क्योंकि नहीं पहुंचा, मैंने किसी को कभी देखा नहीं है जिसको कोरोना हुआ हो। अभी तक ये राय है, अभी तक ये राय है। लेकिन सर बिलाल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, बट क्योंकि आपकी ये सारी जो कन्वर्सेशन हम इस वक्त सुन रहे हैं, इसके साथ हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं सवाल और उनके जवाब। तो 2 सवाल ऐसे हैं जो कि मेरे माइंड में स्टक हो गए क्योंकि उनके जवाब बड़े ऑपोजिट से हैं। यानी एक सवाल आप लोगों ने किया कि आपके हल्का अहबाब में किसी शख्स को कोरोना हुआ, तो 78% ने हाँ किया। अब ये बहुत बड़ी फिगर है, लेकिन एट द सेम टाइम स्कूल से मुताल्लिक पूछा गया तो कि बच्चों को भेजना चाहेंगे या नहीं, तो 73% ने हाँ की है। यानी कोरोना है, मेरे हल्के अहबाब में हुआ है, फिगर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं फिर भी स्कूल भेजूंगा, ये फिगर भी ज़्यादा है। बिल्कुल, जो इसमें थोड़ा सा शायद चार्ट्स में एरर हो गया। जो अगर मेरे हल्का अहबाब में किसी को हुआ है ये 20% है। आई थिंक वो ऑपोजिट हो गया है। तो 20% भी बहुत बड़ी शरह है। अगर आप सोचें तो पाकिस्तान में 30 मिलियन के करीब घराने हैं, उनमें से अगर 20% भी ये कह रहे हैं तो कोई 6 मिलियन घराने पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि उनके हल्का अहबाब में कोई शख्स मौजूद है। तो जो गवर्नमेंट के रिपोर्टेड नंबर्स हैं उनसे तो ये शरह बहुत बड़ी बनती है। जो स्कूल के बारे में ये सर्वे जब भी हुआ तो इसके बारे में क्योंकि बच्चों का मामला है, स्कूल का मामला है, तो इसके ऊपर हमें भी काफ़ी राय लोगों की मिली। हमारी इसके बारे में राय ये है कि अगर आप इस नंबर को इसके साथ चलाएं कि जिसमें 55% लोग ये कह रहे हैं कि थ्रेट जो है वो एग्जैजरेटेड है, और आप इसको इसके साथ भी रखें कि कोई अराउंड 48% लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना का जो थ्रेट है ये कोरोना बेकाबू नहीं है, कोरोना काबू में आ चुका है। और अगर आप इसमें से 1 in 3 को ये भी देखें कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी जान को इससे नुकसान नहीं होगा, तो फिर ये नंबर बहुत एग्जैजरेटेड नहीं लगता। इसमें एक दो और चीज़ें भी इंटरेस्टिंग हैं जो इकोनॉमी के हवाले से हैं। एग्जैक्टली यही पूछना था सर, इकोनॉमी के ऊपर आप लोगों ने क्या सवाल किए हैं, और फिर ये कि कितने लोगों की आमदनी, उनका रोजगार मुतासर हुआ, आप लोगों का सर्वे इसके ऊपर क्या कहता है? बिल्कुल, तो इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक अनफॉर्चुनेट डिजीज़ है जिसमें इकोनॉमी और हेल्थ जो है वो उसका एक बड़ा जो है एक अनफॉर्चुनेट सा ट्रेड ऑफ बन गया है कि अगर इकोनॉमी चलाएं तो हेल्थ ख़राब हो जाती है, हेल्थ पे स्ट्रेस करें तो इकोनॉमी ख़राब हो जाती है। और हमारे जैसे मुल्क जिनमें गुरबत की शरह ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो हमने सवाल किया कि क्या कोरोना की वजह से आपकी आमदनी में कमी आई, तो 88% अफराद ने हमें ये कहा कि हाँ, हमारे घराने की जो आमदनी है उसमें कमी आ गई। और पाकिस्तान जो है वो इस शरह में दुनिया में टॉप 3 में है
टॉप 2 जो हैं वो इंडिया और फिलीपींस हैं। तो जो बाकी 17 ममालिक थे उनमें ये शरह जो है पाकिस्तान से कम है। लोग इस नौबत पे बात आ चुकी है ऑलरेडी कि वो अपने घर का सामान जो है वो बेचना शुरू कर दिया उन्होंने, एसेट सेल कर रहे हैं। तो तकरीबन 9% अफराद ने हमें ये 7% अफराद ने हमें ये कहा कि जो कि कोई अराउंड 8.4 मिलियन एडल्ट्स और 2 मिलियन हाउस होल्ड्स बनते हैं कि अब हम गुजारा करने के लिए घर का सामान बेच रहे हैं। अनदर 9% ने हमें ये कहा कि वो किसी NGO से और किसी इमदादी इदारे से मदद मांगने के लिए तैयार हैं। 16% ने ये कहा कि वो अब कोई और ज़रिया बाश ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि घर का खर्चा चलाया जा सके। तो ये नंबर्स जो हैं वो इस पे जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा तशवीश क्या बाइस है वो ये कि जब हमने ये सर्वे अप्रैल में किया था और लॉकडाउन बहुत सख्त था, तो तब भी इन नंबर्स में बहुत ये नंबर्स जो हैं वो इससे बहुत डिफरेंट नहीं थे। तो ऐसा मालूम होता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से और लॉकडाउन को ख़त्म करने के बावजूद भी इकॉनमी में जो मुज़िर असरात जो लॉकडाउन के हो चुके हैं उनको मज़ीद संजीदगी से बैठकर हल करने की ज़रूरत है। और मैंने बजट को स्टडी किया, उसमें उसको देख के ऐसा मालूम नहीं होता कि गवर्नमेंट जो है वो ये जो इकॉनमी का मसला है, आम आदमी का मसला है, उसके ऊपर लॉकडाउन तो ख़त्म हो जाता है आम आदमी का नाम लेकर, मगर ये कि आम आदमी को हम कैसे इस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। हमारे सर्वे ये कहता है कि आम आदमी जो है वो दलदल में मज़ीद फंसता जा रहा है और जब तक हुकूमत इसके लिए कुछ नहीं करेगी तो आम आदमी मज़ीद इसमें और हुकूमत की जब बात कर रहे हैं सर, तो मुझे बताइएगा, क्योंकि जो पहले सर्वेज आपने किए ये सवाल आपने तब भी रखा कि हुकूमती कारकर्दगी से आवाम कितने मुतमईन है, तो इसके स्टैट्स कितने मुख्तलिफ हैं पहले के सर्वे और आपके सर्वे में? जी, तो जो हम सवाल पूछते हैं वो फेडरल हुकूमत के हवाले से पूछते हैं। तो इसमें जब हमने अप्रैल में सवाल पूछा तो तकरीबन 82% 10 में से 8 पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि वो हुकूमती कारकर्दगी कोरोना के हवाले से। तो ये बड़ा एक डिस्टिंक्ट बात है कि ये कोई किसी हुकूमत की टोटल कारकर्दगी के बारे में नहीं है, ये इकॉनमी के बारे में नहीं है, ये कोरोना कंट्रोल करने से मुताल्लिक है। ठीक, बिल्कुल, कोरोना इंसदाद के हवाले से ही है। तो इसमें अब ये नंबर 82 से गिर के कोई 15% गिर के 67 पे आ गया है, जो कि 67 भी एक बहुत बड़ी शरह है। अगर आप देखें तो फेडरल हुकूमत जो है PTI की, इसको जब वोट पड़े थे तो तकरीबन 32% लोगों ने इसको वोट दिया था। तो नियरली डबल अफराद अभी भी हुकूमत से की कारकर्दगी को मुस्बत समझते हैं, मगर इसमें कमी आ रही है। और इस पे एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये कोरोना के हवाले से दुनिया भर में जो गवर्नमेंट्स हैं उनको एक मुस्बत राय उनके बारे में आवाम रखते हैं। उसकी वजह ये है कि कोरोना एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। इस क्राइसिस में लोग अगर हुकूमत की तरफ ना देखें और हुकूमत की कारकर्दगी को अच्छा ना कहें तो फिर तो एक बहुत डेस्परेट सिचुएशन हो जाएगी। तो जब तक वो हुकूमत के बारे में कुछ थोड़े बहुत भी पूरी उम्मीद हैं कि हुकूमत कुछ ठीक कर रही है, तो तब तक वो अच्छी राय रखते हैं। जिस दिन ये उन्होंने अच्छी राय रखना बंद कर दी तो उस दिन तो उनके पास जो उम्मीद की आखिरी किरण है वो भी बंद हो जाएगी और वो बहुत ख़तरनाक बात होगी। इसमें ऐसा लगता है कि फेडरल हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में लोगों की राय में बतदरीज कमी आ रही है। ये कहीं जाकर रुक जाती है क्या, ये वापस ऊपर आ जाती है, ये हुकूमत की कारकर्दगी के बारे के हवाले से सही तय हो सकता है। चलिए अगले सर्वे के ऊपर हमारी आपकी नज़र होगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, सिलसिला कर रहे थे। कुछ ऐसा है ये सर्वे कि आप लोग भी डिस्टर्ब हुए होंगे, मैं भी हुई हूँ, आई एम श्योर आपको भी, आपके ऊपर भी इसका असर हुआ होगा। चलिए मैं फ़िलहाल मौजू को बदल देती हूँ। जिसकी डबल चिन हो गई वो बड़ा रिलेट कर पा रहा होगा इस चीज़ को, क्योंकि ज़ाहिर इस पर डिस्कशन भी बहुत हो रही है कि लॉकडाउन है, एक्सरसाइज उस तरीके से हो नहीं रही, पार्क्स बंद है और लोगों की डबल चिन है। बल्कि जो थोड़े से मोटे लोग थे वो अब ये कहते हैं कि हमें तो कोई मसला नहीं होगा, लॉकडाउन के बाद लोग हमें तो पहचान लेंगे, हम तो पहले से ही मोटे, लेकिन जो पतले हैं आप मोटे हो जाएंगे उनको लोग कहेंगे तुझे क्या हो गया है। चलिए इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है फ़ाखिर साहब ने भी और उनके बच्चों ने भी। बहुत शुक्रिया, आप सबका साथ मौजूद है। आप फ़ाखिर भाई, ज़बरदस्त गाना है, सुन के बहुत अच्छा लगा, विजुअल्स भी बहुत अच्छे थे। गाना तो आपने रिलीज कर दिया, इन रियलिटी आपकी डबल चेन आई है? वाकई ऐसा हुआ है? इस गाने का आइडिया सलमान के जहन में आया एंड नाइल ने
इसका कैची कोरस जो है वो कंपोज किया। एंड देन ये दोनों खेल रहे थे और ये गा रहे थे। मैंने सुना तो मैंने इनसे पूछा क्या गा रहे हो? डबल चिन हो गई, डबल चिन। तो इन्होंने कहा कि डैडी अब सारा दिन व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखते हैं, अपने काउच पे बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं, और आपकी डबल चिन आ गई है और इसके ऊपर हमने गाना बना दिया। तो ये गाना इन्होंने बनाया। आई जस्ट एडेड अ फ्यू उर्दू पंजाबी लिरिक्स एंड ऑर्गेनाइज द म्यूज़िक फॉर देम, लेकिन बाकी इन्हीं की क्रिएटिविटी है और इनका पहला गाना है, इट्स ए डेब्यू। डबल चिन इस गाने को बनाने से पहले भी थी, एंड दैट्स द रीजन कि ये गाना बना। और डबल चिन अब भी है, और लगता है ये डबल चिन कहीं इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। बट आई हर्ड कि कुछ योगा एक्सरसाइजेस हैं जिनसे आप perhaps you can get rid of double chin, लेकिन मुझे लगता है कि वर्कआउट और डाइट ये सब कुछ करना पड़ेगा, तब फिर ही छुटकारा होगा डबल चिन से। लेकिन फॉर नाउ इट्स देयर टू स्टे। आखिर प्यारी एफर्ट है, बहुत प्यारी एफर्ट है, और ये कौमी मसला बनता जा रहा है, बिलीव मी। और बाज़ लोग तो बड़े खुशकिस्मत होते हैं कि वो दाढ़ी रख ली और डबल चिन छुप गई। हर कोई नहीं कर सकता। अच्छा देखिए, अब आपने ये तो हमें बता दिया ना, आपके बच्चों को देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम चूँकि हमारे साथ बाबा, बेबी और बाबा यानी आपके बेटा बेटी भी हैं, तो मैं आपकी गुड़िया से बात करना चाहूँगी। बेटा आप बताएंगी, बाबा के साथ पहले भी एक गाने में आप आ चुकी हैं, तब आप छोटी सी थी, 6 साल की थी। अब आगे भी क्या आपने बाबा के साथ मजीद गाना गाऊंगी मैं, ऐसी प्लानिंग कर रखी है, ऐसा सोच रखा है? No, this is my first ever music video, but I have sung a part in my dad's Kashmir song. ओके सिमोन, ये बताएं कि क्या आपकी भी डबल चिन आ रही है या फिर आप खाने पीने में बहुत एहतियात कर रही हैं? आप कह रही हैं ठीक है गाना है एक तरफ, लेकिन मैं करूंगी एहतियात। Of course, bro. I can eat whatever I please. I'm just a kid. Yeah, that's right. बड़ी खुशी हुई है, बहुत ही आपसे मुझे बात करके प्यारा लगा है बेटू। अब मैं ज़रा ना नायल से बात करूंगी, बहुत ही क्यूट बच्चे हैं ये। भाई बताइए ना, क्या उम्र है आपकी और खाने का ख्याल करते हैं या डबल चिन का शौक है? छोटू से स्मार्टू से तो आप है वैसे। मेरी उम्र 6 years or 10 months है। Hey, I'm skinny. If you want me to make a double chin for you, I can make you a double chin. Okay. Wow. Not bad. Make another one. Do it again. Not bad. Now sing double chin for me. 1, 2, 3, go. Double chin, double chin. हो गई double chin, double chin. नहीं होगी डबल चिन, तुम्हारी डबल चिन। नायल के डिंपल्स आते क्यूट वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही प्यारे बच्चे, बहुत ही क्यूट सा आप लोगों का एफर्ट है, और इतना खुश होके ना लोगों को मैंने ये ज़रा कम ही देखा है बताते हुए कि हमारी डबल चिन है, डबल टाइम। भाई मैं सोच रहा हूँ दोबारा फ़ाखिर भाई, मैंने तो गुफ्तगू का आगाज़ भी इसी तरह किया था कि मुझे वीडियो देखकर ना नहीं यकीन आ रहा कि आपकी डबल चिन आई है। गाना आ गया, डबल चिन आई है, वाकई आई है। मुझे प्लीज़ दोबारा से बताएं। Hey, I'm skinny. बच्चे बाबा को नहीं बात करने दे रहे। Hey, I'm skinny. Yes. But if you want me to make a double chin for you, I can make you a double chin. Not bad. Make another one. नाइल आपकी है डबल चिन। फ़ाखिर भाई आप बताएं, वाकई आई है डबल चिन या थोड़ी सी छुपाई हुई आपने मेरी तरह दाढ़ी में? वैसे मेरी नहीं है। आपकी है या नहीं, ये बताएं। डबल चिन इस गाने को बनाने से पहले भी थी, and that's the reason कि ये गाना proudly presents और डबल चिन अब भी है, और लगता है ये डबल चिन कहीं इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। बट आई हर्ड कि कुछ योगा एक्सरसाइजेस हैं जिनसे आप perhaps you can get rid of double chin, लेकिन मुझे लगता है कि वर्कआउट और डाइट ये सब कुछ करना पड़ेगा, तब फिर ही छुटकारा होगा डबल चिन से। लेकिन फॉर नाउ इट्स देयर टू स्टे। ग्रेट फ़ाखिर में आपसे आपके बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली नाइल ने तो जिस डबल चिन ऐसे बनाई है ना, बड़ा मजा आया। सो पारू सो क्यूट माशाल्लाह। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। प्राउडली गा सकते हैं आप लोग। एग्जैक्टली नहीं, जिनकी नहीं है वो भी गा सकते हैं। गाने में क्या रखा है, गाइए आप। गाना आया ना गाए, गाना चाहिए। एनीवेज बढ़ते हैं आगे, अच्छे काम की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं कि मसाइल अपनी जगह, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनका अच्छा काम है, उसकी वजह से आज पाकिस्तान है। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। आज हम बात करेंगे ब्रिगेडियर बशीर साहब की। डॉक्टर्स को हिफाजती सामान फराहम कर रहे हैं,
और उन्होंने फेस प्रोटेक्ट शील्ड भी तैयार करवाई, डॉक्टर्स को मुफ्त फराहम की। कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको मुफ्त में अद्वियात फराहम कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सी ऐसे अद्वियात हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं कोरोना पेशेंट्स को, लेकिन वो मार्केट में गायब हो जाती हैं, डॉक्टर रिकमेंड कर दे तो भी नहीं मिल रही होती। तो सिर्फ यही नहीं, लॉकडाउन में सड़क पर ड्यूटी देने वाले एहलकारों को पानी, बिस्किट ये भी फराहम किया जा रहा है उनके फाउंडेशन की तरफ से। तो आज हमने सोचा उनसे हम इस पर बात करते हैं, बिकॉज ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। पहुंच चुके हैं ब्रिगेडियर बशीर साहब, साथ मौजूद हैं आप। सर प्लीज़ सबसे पहले बताइएगा कि जो कोरोना के पेशेंट्स को अद्वियात की फराहमी है, कब इसका आगाज़ हुआ और अब तक कितने पेशेंट्स को आप ये मेडिसिन दे चुके हैं और कौन कौन सी मेडिसिन शामिल हैं इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली होता ये है कि डॉक्टर्स जिस भी मेडिसिन को अनाउंस करते हैं कि इस मेडिसिन से कोरोना के पेशेंट्स को फ़ायदा होगा, वो रातों रात गायब हो जाती है। ऐसा ही है। और लोग उसकी या तो कीमत बढ़ा देते हैं या ब्लैक शुरू कर देते हैं। तो हमने तहिया किया कि भाई अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, और मैंने जैसे ही मार्केट से गायब होने से पहले मैंने भी स्टॉक किया और दूसरे दिन मैंने अनाउंस कर दिया कि जी हमारे पास फ्री है ये मेडिसिन। हमें ना उम्मीद होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए ब्रिगेडियर साहब। लेकिन देखिए डेक्सामेथासोन सस्ती दवा थी, फिर भी गायब हो गई। हालांकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग उसके पाकिस्तान में है, बहुत से मैन्युफैक्चरर्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम दूसरी मेडिसिन देखें, एक्टेमरा इंजेक्शन की अगर हम बात करें, वो पहले भी इतना सस्ता नहीं था, लेकिन जब उसके इलाज के बारे में बातें हुई तो वो बहुत महंगा हो गया। तो प्लीज़ बताइएगा कौन कौन सी दवाइयाँ आप भिजवा रहे हैं और कितनी भिजवा चुके? देखिए, आम तौर पे जो पेशेंट को मेडिसिन रिक्वायर्ड है, जैसे ही आपके सिम्टम अपीयर होते हैं तो आपको एजिथ्रोमाइसिन लेनी है। अब इन्होंने कहा है मतलब पैनाडॉल लेनी है, एजिथ्रोमाइसिन लेनी है। ये सस्ती दवाइयाँ हैं और बहुत सारे लोग बना रहे हैं मार्केट में, फैक्ट्रीज में। अच्छी बात क्या हुई है, जैसे ही मैंने ये मेडिसिन अनाउंस किया कि जी मुझसे फ्री ले जाएं, और मैंने फ्री शुरू कर दी, मैंने कोरियर सर्विस के थ्रू दूसरे शहरों को देनी शुरू कर दी। तो चार मैन्युफैक्चर मेरे पास आए कि हम आपको फ्री देंगे। माशाल्लाह। तो हमें नहीं होना चाहिए। मेरे पास 4 ऐसे मैन्युफैक्चर हैं जो मुझसे भी अब पैसे नहीं ले रहे हैं और बल्क में मुझे दे रहे हैं कि जी जिन मरीजों को देनी है दे दें। तो ये अच्छी खबर है जो जानी चाहिए। ये तो हो गया, ये तो बहुत अच्छा काम है और आप कर भी रहे हैं इसको बड़ी जी जान के साथ में। ये बताइएगा, ये जो हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनकी हिफाजत सबसे पहले, क्योंकि ये नहीं होंगे तो फिर आम आदमी क्या करेगा इस सिनेरियो में, तो ख़ास तौर से तो उनकी हिफाजत के लिए किट्स फराहम करना वो भी आपने किया। ये भी क्या कराची के बाहर के लोगों के लिए भी है, बाहर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के लिए भी है, या सिर्फ कराची के अंदर? नहीं, मैं तो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर पूरे सिंध में किया है और कुछ शहरों में पंजाब में भी भेजा है। जबरदस्त। लेकिन जहाँ तक इनकी हिफाजत का काम है वो तो गवर्नमेंट लेवल का है। मैंने इनको शुरू में आर्मी मॉडल दिया था कि आर्मी क्या करती है। हम जब जंग लड़ते हैं तो हम हर हॉस्पिटल में अपने जख्मियों के लिए बेड रिजर्व कर लेते हैं। तो अब हमारे डॉक्टर सारे जो हैं और पैरामेडिक्स हैं, ये जंग लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि हर हॉस्पिटल में एक वार्ड या एक यूनिट इनके लिए रख देते कि भाई जो भी हेल्थ केयर वाले इन्फेक्ट होंगे उनके लिए जगह मखसूस है। फौज में तो हम ये करते थे। मैंने ये मॉडल दिया है गवर्नमेंट को कि भाई इस तरह करे कि इसके लिए तो करेगा। सही। सर कमिंग बैक टू द मेडिसिन थिंग, कोई कैसे कांटेक्ट कर सकता है आपसे? उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? ज़ाहिर डॉक्टर की एक प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है, और क्या प्रोसीजर है, और फिर कितने दिन में मेडिसिन उस तक पहुंच जाती है, किस तरीके से पहुंचती है? पूरे पाकिस्तान में आप तो ये काम कर रहे हैं, प्लीज़ ये भी शेयर कीजिएगा तरीक़ेकार। आज से 4 दिन पहले तक तो ये था कि मुझे जो भी फोन आता था, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि कार्टिकोस्टेरॉइड अगर देना है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब, खुद डॉक्टर से आप रिव्यू करें, खुद इसकी मेडिकेशन ना लें। 4 दिन पहले तक मैं पूरे पाकिस्तान में कोरियर सर्विस के थ्रू मेडिसिन भिजवा रहा था। अब हर शहर से मुझे फोन आए हैं कि जी आप बल्क हमारे पास भिजवा दें, और जैसे लाहौर है, मुल्तान है, कोयटा है, मैं वहाँ मेडिसिन बल्क में रख रहा हूँ और वहाँ का कंटेक्ट मेरा लोगों से कि ये आप लाहौर में हैं तो लाहौर में फलान जगह से जाके मेडिसिन दे दें, और ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और फिर पूछूंगा कौन कौन सी मेडिसिन? तमाम मेडिसिन? नो। देखिए, बेसिक मेडिसिन जो है ना, बेसिक मेडिसिन जो जैसे कोरोना की अलामात शुरू होती हैं,
अजिथ्रोमाइसिन है वो आपने 6 दिन लेनी है। ठीक है। उसके बाद पैराडोल है वो आपने लेनी है। विटामिन सी है या कोई भी विटामिन आपने लेने ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। जिंक है। उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा है कि जी डेक्सामेथाजोन दें तो इससे फायदा होता है। तो डेक्सामेथाजोन हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं देंगे। बेहतरीन। कोई भी पेशेंट जब आ जाएगा वो देगा। हम कहते हैं कि ये मेडिसिन आपको फ्री मिलेगी लेकिन डॉक्टर से लिखवा दें। वाह वाह। अच्छा सर, एक बात और भी बताइएगा, हमारे जो लोग सिक्योरिटी पर या ट्रैफिक पर मामूर रहे, उन्होंने लंबी शिफ्ट्स की हैं, बिना छुट्टियों के की हैं, वो लॉकडाउन के दिन हो, वो जुज़वी लॉकडाउन के दिन हो, अब आप उनको भी हेल्प करते हैं, उनको थोड़ा सा पानी कभी दे देना, कभी बिस्किट दे देना, वो एक स्माइल उन लोगों के लिए एनर्जी का बायस बनती है, और आप लोग तो जाके उनको हेल्प करते हैं। सर वो रिस्पॉन्स, वो एक्सपीरियंस, उसका इरादा करना, उसको अंजाम देना और फिर वो एक्सप्रेशन देखना, सर वो हमसे शेयर करें। मैं जिस फैक्ट्री में पीपी किट बनवाता था वो न्यू कराची में है, मैं वहाँ जाता था और वहाँ से मैं गाड़ी खुद चला के आता था क्योंकि लॉकडाउन था, लोग रोकते थे, पुलिस रोकती थी। तो मेरी गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है ब्रिगेडियर बशीर फाउंडेशन। तो मुझे एक दिन एक पुलिस वाले ने रोका और कहा कि आप ये क्या भर के लेके जा रहे हो? तो मैंने कहा ये डॉक्टर्स की किट है जो वो प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं। तो उसने कहा कि अपने ब्रिगेडियर से कहना है कि हम तो धूप में खड़े हैं, हमें तो कोई पानी भी नहीं देता। अल्लाह। तो मैंने उसको नहीं बताया कि ब्रिगेडियर बशीर में खुद उस दिन के बाद मैंने पूरी गाड़ी ठंडे पानी बिस्किट से भरी, मास्क रखे और नागन चुरंगी से लेकर मेट्रोपोल होटल तक मैं खुद चक्कर लगाता था। और जहाँ जहाँ पुलिस वाले हमारे ये सैनिटरी वर्कर्स या जो भी दूसरे कंटोनमेंट के थे, मैं इनको पानी देता जाता था, बिस्किट देता जाता था। लेकिन आखिर में उनको पता चल गया कि ये शख्स ब्रिगेडियर है। फिर उनका रिस्पांस कैसा था जब उन्हें पता चला? सब खुद ये काम कर रहे हैं। मैं खुद कर रहा था, दूसरी गाड़ियां भी चलाई। एक दिन मुझे इस पे एक सड़क पे मुझे एक SHO ने रोका, उस इलाके का, शायद सोराब कोट का था, पुलिस अफसर था SHO। तो उससे मुझे रोका कि सर ब्रिगेडियर बशीर आप हैं? मैंने कहा जी मैं हूँ। तो उन्होंने कहा सर हम ब्रिगेडियर से बहुत डरते हैं लेकिन अब पानी देने आते हैं, अब हमारा डर खत्म हो गया। और एक्चुअली आज हमें पता चला कि फौज का ये भी एक अफसर हो सकता है जो हमें पानी पिलाने आता है। जबरदस्त सर, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। जिस काम करें सिर्फ एक समत में नहीं, मुख्तलिफ समत में आप तो काम करें, वो चाहे किसी को पानी और बिस्किट्स पहुंचाना इस गर्मी में जो ड्यूटी कर रहे हैं, वो चाहे पीपी किट्स हो, चाहे मेडिसिन हो। इसीलिए कहना पड़ता है ना कि हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों। जबरदस्त। एक ब्रेक लेते हैं, वापस लेना पड़ेगा। क्या प्यारी शब्द। गड्डी तू ना मंगाई, साइकिल मंगाई। ये हो रहा है जनाब। लॉकडाउन शुरू होने के बाद मुल्क भर में साइकिलिंग का ट्रेंड बढ़ गया। हेलमेट और मखसूस लिबास पहनकर मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े अपने आप को यंग मैन रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए जतन कर रहे हैं। शोएब, अगर साइकिल इतनी प्यारी हो तो लेनी तो बनती है जनाब। और कश्मीर से मोहब्बत का भी इसमें पैगाम है। किरण जो फ्लैग है, एनवेज दानियाल उमर हमारे रिपोर्टर हैं लाहौर से, वो रिपोर्ट नहीं कर रहे, वो खुद साइकिलिंग कर रहे हैं। तो ज़रा उनकी तरफ चलते हैं कि वो साइकिलिंग तो कर रहे हैं। ज़रा साथ साथ बताया हमें कि लाहौर, जब हम लाहौर की बात करते हैं तो मालो माल तो नहरो नहर, क्या माहौल है वहाँ पर। चलते हैं दानियाल की तरफ। जी बिल्कुल किरण और शोएब, मैंने ले ली है एक अदद साइकिल, और साइकिल लेने की वजह ये है क्योंकि लॉकडाउन में सड़कें खाली थीं और सड़कें खाली होने की वजह से एक मौका मिला कि कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी जो है वो की जाए, जिसकी वजह से मैंने गया मार्केट, जो नीला गुंबद है, यहाँ पे बड़ी साइकिल की मार्केट लाहौर के अंदर, और वहाँ से जाके साइकिल जो है वो मैंने अपने लिए ख़रीद ली। और साइकिल्स के रेट्स तो बहुत महंगे हैं, लेकिन चूँकि एक्सरसाइज का एक बेहतरीन ज़रिया है, साइकिलिंग से आपकी कैलोरीज़ जो हैं वो खासी बर्न होती हैं। कैलोरीज़ बर्न होने के साथ साथ मुख्तलिफ साइकिलिंग करते हुए जो है वो आपकी बॉडी में स्टेमिना बढ़ता है। इसके साथ साथ जो आपके मसल्स हैं वो खुलते हैं, तो खासी एक फ़ायदेमंद चीज़ है ये साइकिलिंग करना। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको ये मशवरा है कि एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है, और ये हेल्दी एक्टिविटी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जिन मसाइल से हम दो चार हैं
वो ये भी हैं कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर दूसरे ममालिक की तरह साइकिल्स के लिए कोई भी लेन्स नहीं हैं जहाँ पे जाकर जो है वो हम साइकिलिंग कर सकें, और सड़कें जो है वो खासी भरी हुई होती हैं, ट्रैफिक होती है, यहाँ पे कोई डेडिकेटेड लेन्स नहीं है साइकिल चलाने वालों के लिए, इसीलिए साइकिल चलाते हुए कई दफ़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल भी आती है। लेकिन फिर भी मेरा ये मशवरा होगा आपको और शोएब को भी कि आप लोग भी जाइए और जाकर अपने लिए एक अदद साइकिल खरीद के ले आइए। जी थैंक यू। मुफ्त मशवरा वैसे तो लोगों को खल भी जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छा था। थैंक यू दानियाल। ये वाकई हेल्दी एक्टिविटी है और इसके ऊपर मज़ीद बात ही नहीं होनी चाहिए, साइकिल भी आपके साथ होनी चाहिए। लाहौर का इलाका डिफेंस, यहाँ साइकिलिंग का ट्रेंड कैसे उरूज पर है ये हमने आपको दिखाया। सड़कें नापते, साइकिलिंग के शौकीन तफरीह के लिए फैमिलीज़ के साथ साइकिल पर निकलते हैं, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है, बातें भी साथ साथ होती रहती हैं, और ज़्यादा अगर आपका ज़हन व दिल जो है ना वो तवाना है तो फिर ठीक है, आप गाने पे गाना भी कर सकते हैं। तो चलिए जनाब, मैं आपको मिलवाती हूँ आज किसी से, फैसल शब्बीर और उनका ग्रुप, ये है जनाब बाइकिस्तान वाले, तो इनसे करते हैं बात। वेलकम टू नया दिन। कैसे आप लोग, ये बताइए, ये लॉकडाउन के दिनों का नतीजा है या पहले से साइकिलिंग कर रहे हैं आप लोग? I can't hear you. साल पहले जिसका नाम था साइकिलिंग डिफेंस लाहौर, और हम लोगों ने बहुत पहले लॉकडाउन से पहले शुरू किया था, लेकिन दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग। मतलब ऑफ कोर्स कोरोना इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अस, लेकिन कोरोना का इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जो कि पहले साइकिलिंग नहीं करते थे अब साइकिलिंग ज्वाइन कर लिए, और ये फिनोमेना सिर्फ लाहौर या पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड फिनोमेना इस्टेब्लिश हुआ है। और उसमें पिछले दिनों बल्कि सुनने में आया था कि इस्लामाबाद में वो बाइक लेन्स, स्पेशली बाइक लेन्स बना रहे हैं ताकि लोगों को इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकें जहाँ पर वो अपनी साइकिलिंग कर सकें। और यूं ही आते जाते वो मुझे ज़रा सा बताएं ना आपके, आपने कुछ जगह मखसूस करके रखी हो, कोई आपने एक पॉइंट बनाया हुआ हो कि यहाँ से हम चलना शुरू होंगे जी और वहाँ जाके दम लेंगे, वहाँ जाके थोड़ी सी देर के लिए सस्ताएंगे। ये कितने देर का एक आप कितने घंटे आपके साइकिलिंग में गुजरते हैं, कितने किलोमीटर का सफ़र होता है वो बताएंगे थोड़ा सा? यहाँ पर लाहौर में DHA में साइकिलिंग शुरू करते हैं ब्रॉडवे से, और तकरीबन अबाउट 30 to 40 किलोमीटर्स की हमारी राइड होती है डेली की, विदाउट एनी एक्सेप्शन, जिसमें काफ़ी सारे हमारे साइकिलिंग के दोस्त जमा हो जाते हैं। देन वी गो अराउंड, यहाँ पर फेज 6 और फेज 7 में साइकिलिंग करते हैं, और उसके अलावा भी हम लोग डिफरेंट सिटीज़ में भी जाते हैं। लाइक कुछ अर्सा पहले हम पाकपतन गए थे, दैट वाज अबाउट 200 किलोमीटर्स राइड। फिर हमने पिंडी से इस्लामाबाद से लाहौर भी पिछले साल आए थे, फिर इस्लामाबाद से मरी भी हमने किया। तो हम लोग इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। प्लस फैमिलीज़ के साथ भी हमारी बड़ी रेगुलर संडेज़ को फैमिली राइड होती हैं, जिसमें 7-8 साल के बच्चों से लेके 70 साल के नौजवान भी ज्वाइन करते हैं हमारे साथ साइकिलिंग, एंड रियली वेरी हेल्दी एक्टिविटी। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिर है शौक के तौर पर तो लोग साइकिलिंग करते हैं, लेकिन ऐसा भी है आपके ग्रुप में कोई ऐसा भी है जो कि ज़रूरत के तौर पर भी साइकिलिंग करता हो, ऑफिस भी साइकिल पर या कहीं जाना है तो साइकिल पर ही जाना है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने काफ़ी हद तक इसको ज़रूरत के तहत भी लिया हुआ है। इन द सेंस कि आई एम इन बैरिया यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस, और वहाँ पर मैं थोड़ा पढ़ाता हूँ। तो यहाँ से मैं डिफेंस से जौहर टाउन नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि साइकिल पे चला जाऊँ। कितना इसका ड्यूरेशन होता है आपका इस जर्नी का? करें, और उनमें से काफी स्टूडेंट्स ने भी हमारे साथ साइकिलिंग शुरू कर दी है। तो दिस इज अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। ये बहुत ज़ाहिर है सर, जब प्रोफेसर साहब साइकिल पर आएंगे स्टूडेंट्स तो कहेंगे हम भी साइकिल पर आते हैं, लेकिन जब इनिशियली ऐसे हुआ कि आप साइकिल पर जा रहे थे तो ये नई चीज़ थी स्टूडेंट्स के लिए कि वाओ हमारे उस्ताद तो साइकिल पर आ रहे हैं। नहीं, दैट इज वंडरफुल। ये तो बड़ी अच्छी हेल्दी एक्सरसाइज है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी हमारे ये ज्वाइन की है। दैट इज अ गुड एस्पेक्ट। और उसमें ये है कि मतलब मैं यही कहूँगा कि हमें साइकिलिंग लेन्स एस्टेब्लिश करनी चाहिए सारे शहरों में, ताकि इसको एज अ नॉर्मल मोड ऑफ कम्यूट बनाया जाए। हमारे यहाँ जो साइकिल्स हम लोग चलाते हैं दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, यानी 20-30 हज़ार से भी यूज साइकिल्स मिल जाती हैं या वैसे भी मिल जाती हैं, तो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। हमें तो इसको जितना ज़्यादा प्रमोट करें, एनवायरमेंटली वेरी
कंड्यूसिव। फिर उसमें सबसे बड़ी बात ये, जब मैंने साइकिलिंग शुरू की थी, आई हैड प्रॉब्लम ऑफ, जैसे भी डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो इसमें इम्यूनिटी बूस्टर भी आप कह लें कि साइकिलिंग है, या डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सरसाइजेज। आई हैड डायबिटीज, आई हैड ब्लड प्रेशर, लेकिन जब से मैंने साइकिलिंग शुरू की तो मतलब मैंने मेडिसिन छोड़ दी एंड नाउ आई एम यानी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन छोड़ दी आपने। कार्डियो एक्सरसाइज ये बड़ी अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा ये बताइए, ये कहा जाता है कि जो अक़वाम साइकिल के ऊपर अभी तक हैं, जो साइकिल चलाती हैं, जहाँ लोग ज़्यादातर साइकिल चलाते हैं, वो बड़े टफ होते हैं। उनको अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही उससे निकलते हैं जैसे साइकिल चलाते हुए कोई रास्ता क्रॉस कर ले। मैं ख़ास तौर पर सर लॉकडाउन के दिनों की बात कर रही हूँ। घर में बैठना, प्रॉब्लम में रहना, स्ट्रेस में रहना, ये इसके लिए भी तो हेल्प आउट कर सकती है सर। ऑफ कोर्स इसमें हुआ यही है कि लोग पहले कुछ अर्सा तक तो लॉकडाउन में बैठे रहे घरों पे, फिर उन्हें कोई समझ नहीं आ रही थी, जिम्स भी बंद थे, बाकी एक्टिविटीज भी बंद थी, स्विमिंग बंद है। ये एक वन ऑफ द फ्यू एक्सरसाइजेज आप कह लें कि स्पोर्ट एक्टिविटीज के जिसमें सोशलाइजिंग भी हो जाती है, लोगों से मिलना मिलाना भी हो जाता है विदाउट गेटिंग इनटू कॉन्टेक्ट। अगर आप WHO वगैरह का देखें तो वो तो खुद रिकमेंड करते हैं कि आजकल के दिनों में साइकिलिंग करनी चाहिए। इसका एक और भी फायदा है, डॉक्टर्स अभी आए हुए थे यहाँ पर आपके साथ, इसमें बेसिकली इस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि यू गेट अ हैप्पी फीलिंग लॉन्ग आफ्टर इवन एक्सरसाइज। तो जो डिप्रेशन और इस तरह के मसले हैं वो साइकिलिंग करें और डिप्रेशन को गुड बाय कहें, स्ट्रेस को गुड बाय कहें, रिलैक्स रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फैसल साहब, इट वाज लवली टू यू। ये तो इंस्पिरेशन है हम सबके लिए कि बाइक और गाड़ी ठीक है, अगर है बड़ी अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो साइकिल लें, अगर है तब भी साइकिल लें। एनीवेज बढ़ते हैं आगे और तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव से मुताल्लिक आज हम फिर से बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम जब बात स्ट्रेस की कर रहे हैं, डिप्रेशन की कर रहे हैं, उसे ख़त्म कैसे करना है, लॉकडाउन में लोग घरों में महसूस हैं। तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव हर कुछ अरसे बाद एक नया मैसेज लेकर आते हैं। वीडियो पैगाम इस बार उनका क्या, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कोशिश करेंगे इस बारे में बात करें। प्लीज़ ना मेरी बात तो सुने शुएब आप। जी प्लीज़। देखा यही वाला प्रॉब्लम है, मेरी बात तो सुने आप। कोरोना के दिनों में एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है, और फिर अब आजकल किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि हम लॉकडाउन के बाद में जुज़वी लॉकडाउन की तरफ गए हैं। तो क्या हमारे प्रॉब्लम्स, जो हमारी जहनी उलझने हैं, वो चेंज हुई हैं, बरकरार हैं, या अब उनको दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम इसी सब के ऊपर ताहा साबरी हमारे साथ है, डॉक्टर ताहा साबरी, उनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप ताहा? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि जब हम लोगों की उलझनों की बात करते हैं और आजकल की बात करते हैं, आजकल के दौर की बात करते हैं, घर में रहें, फिर कोरोना की वजह से थोड़े खौफज़दा भी रहें, और अगर पड़ोस में किसी को हो गया है कोरोना और फिर हम उसकी फैमिली को अवॉइड करते चले जा रहे हैं, हम ये रवैये भी देख रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि आप पहले वो जो प्रॉब्लम्स अब पेश आ रही हैं उस पर आप लोगों की फाइंडिंग्स, आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, पहले वो बताएं, फिर मैं इस मौजू के ऊपर आपसे सवाल करूँ। बिल्कुल, ये और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये एक बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक ऐसा एक रवैया हमारा कायम होता जा रहा है कोरोना के मरीजों के साथ और उनके खानदानों के साथ, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ पहुंच रही है। और ये एक तरह से कह लें कि एक तासुब फैल रहा है हमारे माशरे में इस मर्ज के खिलाफ। और एक है कि एक माशरती तासुब है इसका हिस्सा, कि जिस तरह से लोग, अगर किसी को कोरोना अगर हो जाए तो लोग उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं उनके घर पे। ऑफ कोर्स हमें प्रिकॉशंस तो रखने हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हमदर्दी से पेश आ सकते हैं। तो एक ये बड़ा मसला है। दूसरा मसला कि जो लोग बीमार हो रहे हैं वो अपने अलामात जाहिर नहीं कर रहे, वो बता नहीं रहे, खौफ से कि उनसे कोरोना का ठप्पा ना लग जाए। और ये भी बहुत डेंजरस है, बिकॉज इससे क्या हो रहा है कि बीमारी और फैल रही है, और जो लोग मुतासिर हो रहे हैं वो मदद हासिल नहीं कर रहे इस वजह से। तो ये दो बहुत बड़े मसले हम देखते हैं। ये वाकई बड़े मसले हैं, लेकिन ये जो लोगों के एक दूसरे के साथ में रवैया है ना, किसी के घर में खुदा न खास्ता कोरोना की वजह से किसी का इंतकाल हो जाए, देखिए जिस वक्त ये पता चलता है कि इनके घर में कोई कोरोना पेशेंट है, फिर बाकी लोगों के भी टेस्ट होते हैं, वो क्लियर आ गए, लेकिन मोहल्लेदारों ने उन्हें क्लियर नहीं किया। 20-22 दिन लोग उनसे बिल्कुल दूर रहे। तो अब जिसको कोरोना नहीं हुआ था लेकिन वो इस एक्सपीरियंस से गुजरेगी, 20-22 दिन कितने दिन उसके जहन में रहेंगे, इसका इम्पैक्ट कितने दिन उसके साथ, उस फैमिली के साथ रहेगा। और ये बिल्कुल आपने सही बात की। और फिर ये एक तो इसका ऑफ कोर्स इसका एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी है, लेकिन फिर
जिस तरह मैंने बोला कि इसका फिर जो अंजाम हो रहा है कि जो लोग असल में कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं वो सामने नहीं आ रहे, वो टेस्ट नहीं करवा रहे, वो अलामात जाहिर नहीं कर रहे, वो अभी भी बाहर जा रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये और भी इसके बीमारी के फैलने के इम्कान बढ़ रहे हैं। और ये बताइएगा फिर कि अब फिर बात इतनी आ गई कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को हेल्प करें, तो उसके लिए हमें कुछ आसान से आइडियाज़ बताइए, लोगों को ज़रा सा सिखा दीजिए ना आज कि हम एक दूसरे की मदद दूर रह के भी कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि हम जो भी करें हमदर्दी से करें। जो हमदर्दाना रवैया है वो आप फ़ोन पे भी उसको जाहिर कर सकते हैं और दूर से मिलके भी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन बस ये देखेंगे अगर मसलन के किसी घर में ये मसला हो गया है और सही है आपको जिस्मानी दूरी इख्तियार करनी है, लेकिन छोटे छोटे कामों से उनकी हौसला अफजाई आप कर सकते हैं। सो मसलन के सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि उनके घर खाना भिजवा दिया, राइट, उनको भी फोन कर दिया, उनके घर कभी ग्रोसरीज कर दी उनके लिए छोटे छोटे टोकन्स होते हैं जिनसे उनकी और हौसला अफजाई होगी, और उससे फिर ये होगा कि जाहिर सी बात है हमारा जहन और जिस्म कनेक्टेड है। अगर हम जहनी तौर पे मुतमईन होंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, हमारी कूद मुदाफियत भी बेहतर होगी और हम जो बीमार है वो ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। ऐसे डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कोरोना फैल चुका है पूरी दुनिया में और ज़ाहिर पाकिस्तान में भी, और अब ज़ाहिर जब स्टार्ट में हमने देखा कि कोरोना जब फैल रहा था ज़ाहिर कम लोगों में था, और ये जो रवैया था मोहल्लेदारों का, आसपास के सर्कल का, ये वाकई टेंशन देता था। लेकिन अब तो कोरोना इतना फैल चुका है कि तकरीबन हर शख्स के सर्कल में किसी न किसी को कोरोना हुआ है, तो अब हमें रवैया तो बदलना होगा। लेकिन इससे पहले आप इस पर कॉमेंट करें जो मैं सवाल करूँगा आगे चलकर। कितना प्यारी वीडियो थी, दिल का बोझ हल्का करें, गुस्सा बिल्कुल ना करें, कितनी आसानी से ताहा आप लोगों ने दिखा दिया। अब ज़रा उससे भी ज़्यादा आसानी से आप चूँकि समझा सकते हैं तो बताइए, दिल का बोझ, दिल का गुबार निकल जाए और गुस्सा ना आए, इसके लिए क्या करें? तो देखिए इसमें ऑफ कोर्स ये जो पूरा वबा की वजह से बुरान है, इसकी वजह से बहुत टेंशनें हो रही और इसकी वजह से काफ़ी लोग ऐसे रवैये अपना रहे हैं जिससे उनको भी नुकसान हो रहा है, उनके आसपास जो लोग हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। लेकिन जो उनके आसपास लोग हैं, अब वो जो रवैये अपनाते हैं उनसे जो मुतासरा शख्स हैं उनकी तबीयत बेहतर भी हो सकती है और बदतर भी हो सकती है। तो अगर हम लोग आग को आग से लड़ेंगे, अगर लेट्स से कि कोई परेशान हालात में है, कोई टेंशन में है और वो थोड़ा सा मतलब गुस्सा कर रहा है, परेशान, अगर हम भी उसको गुस्से से और क्या कहते हैं उससे हम उसका मुकाबला करेंगे तो उनकी फिर कैफियत और भी खराब होगी और फिर माहौल और भी खराब होगा। और यही तो रवैया हमने बदलना है। अगर हम सॉरी रवैये को, और ये भी इतना आसान नहीं है, लेकिन इसमें ये बहुत जरूरी है। यही पूछना चाह रहा हूँ मैं, आसान क्यों नहीं है? इससे पहले जब मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था, कोरोना इतना फैल चुका है हमारे सर्कल में, अब ज़ाहिर कोरोना है और हम सब ये समझ चुके हैं कि वी हैव टू एक्सपीरियंस दिस। अल्लाह ना करे हम एक्सपीरियंस करें, बट ये एक रियलिटी है कि ये फैलेगा, ये होना है, तो हमें अब रवैया तब्दील करना है। क्या रवैया इतना हमारा पुख्ता हो गया कि हम तब्दील नहीं कर सकते इसको? इतना मुश्किल है ये? अब इसमें आई थिंक इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन, और बस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखें सबसे अहम चीज होती है नियत। एक होती है नियत कि हम कर ही नहीं सकते, जैसे आपने बात की ना, हमारा रवैया इतना पुख्ता हो गया हम कर ही नहीं सकते, फिर तो हार पहले से मान ली। लेकिन एक फिर होता है चलो सही है, चलो करके देखते हैं, चलो इस रवैये को तब्दील करके देखते हैं, ये सोचेंगे तो कर पाएंगे। पहली शर्त है कि हमने सोचना है। ताहा साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्ते। रवैया बदल सकता है, सिर्फ थोड़ी सी कोशिश कीजिए, बाहर जाइए, एहतियात के साथ जाइए, कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप। थोड़ी सी एहतियात आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिलहाल इजाज़त लेना भी ज़रूरी है। होगी कल मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।